हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग अपना अवतार सीरीज का वेब्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। देखो, कह रहा है वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द, एक इक्वेशन दिया हुआ है, सबको मालूम है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट रेशियो सब कुछ इतना दिया हुआ है। कह रहा है एम्पलीट्यूड बताओ, वेवलेंथ बताओ, टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन का लिख लो, क्या दिया हुआ। इक्वेशन कितना दिया, y इक्वल टू 0.005, पतला करता हूँ थोड़ा सा, साइन 80x माइनस 3t। देखो, ये चीज़ होती है हमारे एम्पलीट्यूड, ये होती है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये k होती है, ये हमारी होती है ओमेगा, सबको पता ना। क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यही तो होती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो तुमको इक्वेशन से दिख गया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एम्पलीट्यूड बताओ। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0.005, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है वेवलेंथ बताओ। वेवलेंथ तुमको k की वैल्यू मालूम है, k की वैल्यू कितना दिया है, 80। तो k की वैल्यू क्या होता है, 2π/λ। तो लेमडा क्या हो जाएगा, 2π/k। तो कितना हो गया, 2π/80, कितना हो गया, π/40, जो हो गया हमारे पास क्या, लेमडा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये मीटर में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एम्पलीट्यूड तुमको दे दिया था, तुमको k दिया हुआ, k का वैल्यू 2π/λ होता है, ओमेगा दिया हुआ तुमसे, यानी पहला तुमने निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया। तीसरा दे रहा है पीरियड बताओ, पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf। इसका मतलब क्या होगा, 2π/t। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ω। सिंपल सी बात है, सब पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो टाइम पीरियड 2π/ω तो रखो, 2π/ω की वैल्यू कितना दी हुई है, यहाँ से देखो 3, तो 2π/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 2π/3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई की 3.14/3, यानी कि 3 से काट दो 1.1 कर दो, 2.2 के अराउंड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछ रहा है, तो चौथा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, यानी कि 1/2.2 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने की। तो तुमको पहला इक्वेशन मालूम ही है, तुमको मालूम ही था कि ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ पे एक जगह 0.005 आ रहा है। ओमेगा टी यानी टी के आगे क्या होता है, ओमेगा होता है, और एक्स साइड क्या होता है, के होता है। तो के हमारा 80 हो गया, टी हो गया, ओमेगा हो गया, समझे। तो पहला चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पहला वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15.3 देखो, कह रहा है कि स्टील का वायर है, लेंथ कितना देखो, 0.72 मीटर लॉन्ग, मास कितना देखो 5 × 10⁻³ टेंशन कितना देखो 60 न्यूटन। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव बता दो। वेलोसिटी क्या होती है, रूट में T/म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितनी दी है, 5 × 10⁻³ और लेंथ कितनी दी है बताओ, 0.72। बस इसको पुट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। टेंशन कितनी है 60, ये मास हो गई 5 × 10⁻³ और ये कितना हो गया 72 × 10⁻²। कोई दिक्कत? अरे 0.72 को 72 × 10⁻² लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें। काटने के लिए लिखा हूँ, 10⁻² से कट जाएगा, 10⁻1 बचेगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻1, ये इधर से ख़त्म हो गया, 10⁻1 हो जाएगा। ये क्या जाएगा 12×5 = 60, यानी कि रूट में 12 × 72 × 10, रूट में 120 × 72। सॉल्व कर देता हूँ, रुक जाओ। एक 120 × 72 8640, तो रूट में 92.5, यानी कि अराउंड 93 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? दोनों मैंने बता दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
पहले में सिंपल इक्वेशन था, इक्वेशन से तुमको कंप्यूट करना था, मिलाना था, कंपेयर करके आंसर लिखना था। दूसरे में तुमसे वेलोसिटी पूछा ट्रांसवर्स वेव का, तुमने रख दिया रूट में t/μ, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, आसान आसान से क्वेश्चन नीट में पूछे गए, आसान आसान से क्वेश्चन यहाँ पर भी एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो 15.6, ये देखो बीट्स के क्वेश्चन का मैंने ट्रिक बताया था तुम्हें। देखो क्या लिख रहा है, मैंने क्या बताया था, WILFDL। वैक्सिंग करोगे इंक्रीज होगा तो लोअर वाला आंसर होगा, फीलिंग करोगे या वैनिंग करोगे डिक्रीज होगा तो लोअर वाला आंसर होगा। वैक्सिंग करोगे इक्वल होगा तो ऊपर वाला आंसर होगा। वैक्सिंग करोगे फीलिंग करोगे मतलब फीलिंग करोगे इक्वल होगा तो लोअर वाला आंसर होगा। यही ट्रिक था ना हमारा। ट्रिक एक बार जाके देख लो क्या बताया था। देखो यहाँ पे कह रहा है A और B है, धा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, 5 बीट की फ्रीक्वेंसी है। कितनी है, 5 बीट की फ्रीक्वेंसी है, 5 बीट पर सेकेंड। ठीक है, टेंशन ऑफ बी इज स्लाइटली इंक्रीज। अगर तुमने टेंशन बढ़ाया, देखो टेंशन बढ़ाए का मतलब क्या होता है, फीलिंग। क्या होती है, फीलिंग, यही तो होती है। टेंशन बढ़ाया लिखा हुआ है, टेंशन अगर कहीं पे लिखा है कि इफ़ वी आर वैक्सिंग और डिक्रीजिंग द टेंशन, यानी टेंशन घटा रहे हो या वैक्सिंग, तो वहाँ पे वैक्सिंग हो रही है। अगर लिखा है टेंशन बढ़ रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि फीलिंग हो रही है। क्या हो रही है, फीलिंग। फीलिंग मतलब क्या होती है, वैनिंग। वैनिंग या फीलिंग मतलब तुम ट्यूनिंग फॉर्क से कुछ कट करके, ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क इसको कट करके कुछ निकाल रहे हो, कुछ पार्ट, उसकी मास को कम कर रहे हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। 5 बीट पर सेकेंड था, तुमने टेंशन बढ़ाया मतलब फीलिंग, यानी कि फीलिंग हुआ उसके बाद 3 हर्ट्ज हो गया, मतलब पहले 5 था 3 हुआ, फीलिंग होने पर डिक्रीज हो गया। तो कौन सा आंसर होता है, बोलो, लोअर वाला। FD इक्वल, ये तो FDL क्या होता है, फीलिंग हुआ, फीलिंग करने के बाद अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो आंसर क्या होता है, लोअर वाला। तो कौन सा आंसर होगा, 2 ही आंसर इसके पॉसिबल थे। कितना बीट फ्रीक्वेंसी है, 427 ना, तो 2 आंसर इसके पॉसिबल थे, 432 या 422। लोअर वाला हमारा आंसर होगा 422 हर्ट्ज, इसका आंसर होगा। मैंने तुम्हें बीट्स पढ़ाते समय ट्रिक बताया था ना, मैंने बोला था WILFDL। वैक्सिंग करोगे इंक्रीज होगा तो लोअर वाला आंसर होगा, फीलिंग करोगे डिक्रीज होगा तो लोअर वाला आंसर होगा। टेंशन अगर घट रहा है इसका मतलब वैक्सिंग हो रहा है, टेंशन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब फीलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो फीलिंग हो रहा है क्योंकि टेंशन बढ़ रहा है, और फीलिंग करने के बाद डिक्रीज हो गया। पहले 5 बीट था, अब 3 बीट हो गया, तो डिक्रीज हो गया। तो फीलिंग करने पे डिक्रीज हुआ तो लोअर वाला आंसर होगा। तो 427 हर्ट्ज दिया तो इसका 2 ही आंसर होता, क्योंकि इनिशियल 5 बीट था ना, तो 427 का 2 ही आंसर होगा। 5 जोड़ो 5 घटाओ, 427 में 5 जोड़ो 432, और 5 घटाओ कितना होगा, 422। तो या तो आंसर 432 होता या तो आंसर 422 होता, लेकिन हमको मालूम है फीलिंग करने पे डिक्रीज हुआ तो लोअर वाला आंसर होगा, तो 422 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा 422 नंबर। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 422 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेता हूँ आंसर, सही है, 422 आंसर है। 15.1 देखो, कह रहा है स्ट्रिंग, फिर वही चीज़ ऊपर पढ़ाया हूँ अभी। मास कितना दिया है, 2.5 kg। टेंशन कितना दिया है, 200 न्यूटन। लेंथ कितना दिया है, 20 मीटर। कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्स जर्क, मतलब वो जो हमारा स्ट्रिंग था, अगर नीचे हमने एक ऐसे जर्क दे दिया तो बताओ कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, मतलब नीचे से ऊपर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, बोलो। अरे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, कहोगे भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। डिस्टेंस तुम्हारा L है, ये V होगा। ठीक, पहले V निकालना है यहाँ से। V कैसे निकालोगे, V निकालोगे रूट में t/μ करके, यानी कि रूट में t अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ चला जाएगा ऊपर, उससे निकालोगे। ठीक है, तो सॉल्व करना है यहाँ पे। वेलोसिटी, रूट में टेंशन कितना है, 200 है। मास कितना है, 2.5 है। लेंथ चला जाएगा ऊपर, लेंथ कितना है, 20 है। यही है ना। सॉल्व करो इसको, तुम लिख दो ऐसे सॉल्व करने के लिए। 200 × 2 × 10 अपन 2.5, 2.5 से कटेगा 4 बार में, बस ख़त्म हो गया। 2 चौको 8, 8 दूना 16, 1600 आंसर आ गया रूट में, यानी 40 आ गया। रख दो यहाँ पे। लेंथ पहले 20 था, 40 ही हो गया, 1/2 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड। सही है।
ठीक है ना। तो देख लो, तुमको डाटा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस तुमको अप्लाई करके अपना आंसर लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15.1, ठीक। अब ये क्वेश्चन 15.2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुमको काइनेटिक्स में भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि स्टोन को ड्रॉप किया गया, एक हाइट है, ठीक है, ये टावर है 300 मीटर का, वहाँ से ड्रॉप किया गया, नीचे तालाब था, तो ड्रॉप किया गया 300 मीटर ऊपर से नियर द बेस ऑफ टावर, व्हेन द स्प्लैश इज हर्ड एट द टॉप। कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन एयर 340 है, हमको कब सुनाई देगी स्प्लैश, यानी कि छपाक की आवाज़ कब सुनाई देगी। एक मछली पानी में गई, छपाक, तो कब सुनाई देगी। तो एक बार तो यहाँ से यहाँ नीचे आएगी, फिर नीचे से ऊपर जब जाएगी तभी तो सुनाई देगी। नीचे गिरते हुए पहले साउंड आएगी, फिर ऊपर जाएगी तभी तो सुनाई देगी। तो पहले नीचे गिरते हुए निकाल लो। तो देखो, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल, ठीक है। तो नीचे गिरते टाइम कितना टाइम लगेगा, एच इक्वल टू होता है क्या, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप में यू की वैल्यू जीरो होती है, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन, सॉरी टाइम निकालना ना, तो 2h अपॉन जी, रूट में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो, 2 गुणे 300 अपन 10, 2 3 60, रूट में 60, रूट में 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट में 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 8 64 तो होगा नहीं, 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा। रूट में 60 क्या करना है, ये किस दिन काम आएगा, रुक जाओ, 7.7, 7.7 सेकेंड तुमको टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जब वो ड्रॉप किया तो उसको 7.5 7.7 उसको टाइम लगा वहाँ से आने में, ठीक। तो अब तुम लोग, अब तुम में से कुछ लोग होंगे होशियार लोग, बोलेंगे 7.7 में आया तो 7.7 में जाएगा, 7.7 में आया 7.7 में ऊपर भी सुनाई देगा, तो कर देंगे 14 पॉइंट कुछ आंसर रख देंगे, -5 लेके चले आओगे। यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या होता है, वो फॉल कर रहा है ना, तो फ्री फॉल का कंडीशन हो रहा है, तो फ्री फॉल में तो अपना फॉर्मूला लगा के तुमने टाइम निकाल लिया। अब तो फॉल नहीं कर रहा है ना, अब तो सीधे उसको यहाँ से यहाँ जाना है, वेलोसिटी तुमको मालूम है और तुमको डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम क्या हो जाएगी, यानी कि पहला केस है T2 में टाइम क्या हो जाएगी, टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी, 300 थी, स्पीड कितनी थी, 340, तो 300 अपॉन 340 कर लो, 0.88 कितना है, 0.8 देख रहे हो तुमने। तो टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 कर लो, क्या हो गया 0.88 प्लस 7.7। अब कुछ लोग होशियार रहते तो 14 या 15 मार के चले जाते हैं, -5 नंबर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है इसका मतलब फ्री फॉल हो रहा है ना, तो फ्री फॉल की कंडीशन में ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन जब फिर नीचे से बेचारा जब ऊपर जा रहा है तो फ्री फॉल वगैरह कोई कंडीशन थोड़ी लगाओगे तुम, नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब कह रहे हो तुम नीचे खड़े हो, तुमने आवाज़ लगाया तो तुम कहाँ तक मतलब जाओगे, तो सिंपल सी बात है, नीचे से ऊपर जाएगा तो तुम अपना कर लो। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस दिया है, तुम्हारे पास वेलोसिटी दी है, तो तुम डिस्टेंस अपन वेलोसिटी कर लो, टाइम निकल जाएगा। दोनों टाइम को जोड़ दो, टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 7.7 और 0.88 कर देता हूँ, 8.58, यानी कि ऑन राउंड 8.6 के सेकेंड इसको लगेगा हमको सुनाई देने में। कोई दिक्कत, तो पहला तुम्हें क्लियर हो गया होगा, दूसरा भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। 15.4 कह रहा है यूज़ द फार्मूला v इक्वल टू रूट में गामा पी बाई रो। किसका फार्मूला था, ये लैप्लेसे का करेक्शन था, ठीक है। न्यूटन ने बोला था कि बस पी बाई रो होता है, लेकिन लैप्लेस ने बोला कि गामा पी बाई रो होता है रूट में, ठीक है। तो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड बताओ। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही बात भाई, बस याद करने की थ्योरी वाली पॉइंट है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के। भले इसमें तुमको फॉर्मूले में रूट में गामा पी बाई रो आ रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के, ठीक। इंक्रीज विद टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रूट में गामा आर टी बाई एम होता है ना, हाँ। तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी की वजह से इंक्रीज होता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है। तुम ह्यूमिडिटी अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर जब डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, तो तीनों पॉइंट क्लियर हुआ ना तुम्हारा। तो इसमें मेन चीज़ ये था
जो वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो आ रहा है रूट में गामा पी बाई रो, लेकिन फिर भी वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर भी वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रूट में गामा आर टी बाई एम होता है, तो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और प्रेशर की ह्यूमिडिटी अगर तुमने बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर अगर कम होगा तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। कह रहा है बताओ कौन कौन सा वेव है, कौन कौन सा वेव नहीं है, ठीक है। तो ये पहला तुमको देखते ही मालूम चल गया वो स्टेशनरी वेव है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ था, मैंने भी लिखवाया हुआ था कि स्टेशनरी वेव का मैंने लिखवाया था फॉर्म। तो उसमें क्या लिखा था मैंने, 2 cos x साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखवाया था ना मैंने, 2 sin x cos ओमेगा टी, 2 sin के x cos ओमेगा टी, या a sin ओमेगा टी cos, यही तो लिखवाया था ना मैं ऊपर। तुम पढ़ना ये जाके स्टेशनरी वेव, मैंने एक ही लाइन तो लिखवाया स्टेशनरी वेव के बारे में, वही देखो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो पहला तो स्टेशनरी वेव है, ठीक है। दूसरा देखो y इक्वल टू 2 रूट एक्स माइनस बी टी, क्या तुमने कहीं पे ऐसा ग्राफ, कैसा इक्वेशन देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा। तो ये ना स्टेशनरी वेव है ना ट्रांसवर्स वेव है, कोई वेव नहीं है, ठीक। ये देखो y इक्वल टू 3 साइन 5x, देखो y इक्वल टू 3 साइन 5x माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस में लिखा है 4 cos ओमेगा माइनस टी। देख रहे हो क्या हो रहा है, पहले क्या लिखा है 3 साइन 5x माइनस 0.2 ओमेगा, मतलब एक फंक्शन यही बना दिया, दूसरा फंक्शन यहाँ बना दिया, फिर तीसरा फंक्शन बनाएगा, फिर चौथा फंक्शन बनाएगा। इसका मतलब कौन सा वेव है ये? ट्रैवलिंग वेव है। कैसा है? ट्रैवलिंग वेव है। स्टेशनरी वेव का पहचान सिंपल सा होता है, 2 साइन के एक्स ओमेगा, ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन कॉस दोनों फंक्शन रहता है, साइन के पास एक फंक्शन रहती है, कॉस के पास एक फंक्शन रहती है। ट्रैवलिंग वेव का पहचान क्या होता है कि साइन कॉस दोनों एक ही के पास होता है। देखो यहाँ पे 3 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक पूरा इक्वेशन ये बन गया, फिर एक पूरा इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। यहाँ देखो चौथा कॉस एक्स साइन टी कॉस 2x साइन टी, समझ रहे हो क्या हो रहा है? x है, 2x है, 3x बनेगा, 4x बनेगा, 5x बनेगा। ये क्या हो रहा है? ये सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। तो क्या हो गया? सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। समझे क्या बना? सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। क्या बना? सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। तो चारों ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15.3 का आंसर देख लेता हूँ। स्टेशनरी बनेगी, ट्रेवलिंग बनेगी और सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव बनेगा, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव बनेगा। कौन सा वेव है यार? सुपर पोजिशन ऑफ कौन सा वेव? सुपर पोजिशन ऑफ कौन सा वेव? स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव ना, स्टेशनरी वेव। क्योंकि वो स्टेशनरी वेव का ही क्वेश्चन है। कॉस एक्स साइन टी कॉस एक्स, ये सारे स्टेशनरी वेव के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 15.16, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। कह रहा है कि एक स्टील का रॉड है 100 सेंटीमीटर का है, वो क्लैंप किया जा रहा है मिडिल में, यानी कि पहले रॉड अगर ऐसे था, ऐसे रॉड होगा, ठीक है, उसको क्लैंप कर दिया गया। क्लैंप करोगे मतलब ऐसे पकड़ के यहाँ पे टच करा दिया गया, ठीक है। तब कैसा ये बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा सीधे ऐसा बन गया ना, क्लैंप कर दिए तो कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड आर गिवन टू बी 2.53, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड तुमसे पूछ लिया। अब तुमको अगर चीज़ें ना मालूम हो तुम कैसे लगाओगे? तुमको पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। वेवलेंथ कैसे निकालोगे? तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या बन रहा है, ये नोड बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एंटी नोड। ये क्या बन रहा है? एंटी नोड। तो दो एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है? बोलो, λ/2। देखो नोड और एंटी नोड, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है बताओ? नोड और एंटी नोड के बीच दूरी कितनी होती है? λ/4। नोड के बीच की दूरी होती है λ/2, एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2। तो यहाँ पे जो पूरा लेंथ था, वो हमारा किसके बराबर है? एंटी नोड के बीच की दूरी के तो बराबर है पूरा लेंथ। तो ये जो लेंथ होगा किसके बराबर होगा? λ/2 के बराबर होगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा, पहली चीज़, ठीक। और 2 × 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब कितना हुआ? 1 मीटर है। तो 2 × 1 कितना हो गया? 2। तो लैम्डा आ गया 2। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होती है? स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 2.53 × 10⁻³ हर्ट्ज है। लैम्डा दिया है 2, तो कितना हो जाएगा? लगभग 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 3.06 × 10⁻³ 2 × 4 = 5, 5.06 × 10⁻³, इतना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ें? जब तुमने पहले जैसे पूरा रॉड है, ठीक है, जब तुम उसको क्लैम्प करोगे
क्लाइम करने का मतलब क्या होता है, इधर का ला के इधर पॉइंट, इधर मतलब क्लाइम करने का मतलब हुआ तुमने उसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया। तो जैसे तुमने ट्विस्ट किया तो एक ऐसे फिगर बना, एक ऐसे बना, तो बीच वाला तो जहाँ पॉइंट मिलते हैं उसको नोड बोल देते हैं, जहाँ जहाँ कॉर्नर पे होता है वो एंटी नोड होता है। जैसे तो बताया था ना मैंने, ऐसे है तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, लेकिन ये वाला पॉइंट एंटी नोड है, ये वाला पॉइंट एंटी नोड है, बोला था ना मैंने। तो जहाँ पे ज़्यादा एकदम जगह होती है वो एंटी नोड वाली पॉइंट होती है, और जहाँ पे दोनों आके मर्ज करते हैं वो नोड वाली पॉइंट होती है, बताया था ना मैंने। तो बस वही चीज़ लिखी हुई है, बस तुम्हारा काम ही खत्म था यहाँ पे। तुमको डिस्टेंस बिटवीन, ये तुम्हारे नीट में ही पूछा गया, अभी तुम नीट के क्वेश्चन में करवाया हो तो तुम देखना वहाँ पे, ठीक है। तो एंटी नोड के बीच दूरी क्या होती है, λ/2 होती है। एंटी नोड की दूरी कितनी होती है, λ/2 होती है। तो λ/2 पूरा लेंथ के बराबर होगी, बस सॉल्व कर लो। तुम्हारे पास जैसे लैम्डा आया तो हमने फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा करके, ठीक। अब पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अभी नहीं करवाए थे, देख लो। कह रहा कौन सा सही है, बोथ लाइट वेव एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। देखते जाना बस कौन सा सही कह रहा है। बोथ लाइट वेव एंड साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अच्छा, गलत भैया, गलत भैया। साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल बट लाइट वेव ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है। जो साउंड वेव होता है, देखो जो एयर होता है हमारा कौन सा होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। जब मैं तुम्हें पहला ही लाइन वही पढ़ाया होऊंगा, जब तुम अवतार सीरीज के नोट्स खोलोगे फॉर्मूले वाली, तो सबसे पहले वही मैंने बताया ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाला। तो उसका मतलब ये होता है कि जो एयर था किस में था, वो लॉन्गिट्यूडनल में था, और जो लाइट वेव थे वो किधर थे, वो किस में थे, ट्रांसवर्स में थे, ठीक है। ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करता है तो कौन सा क्वांटिटी ट्रांसमिट होता है, तो कौन सा क्वांटिटी ट्रांसमिट होता है, तो बस एनर्जी ट्रांसमिट होती है। क्या होती है ट्रांसमिट, एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी प्रोपोगेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का थ्रू ए मटेरियल मीडियम, द क्वांटिटी जो ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिट होगी, वो क्या होगी, बस एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, ठीक है। बाकी कोई चीज़ ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ छिपा हुआ है, देखना। कह रहा है साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है 350 मीटर इन वार्म एयर। एयर में 350 उसका स्पीड था और ब्रास में 3550। कह रहा वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ए 700 हर्ट्ज एकॉस्टिक वेव एज इट इंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर। यानी कि वेवलेंथ जब 750 हर्ट्ज था, तो बताओ जब वो एयर से ब्रास में गया तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो पहले चीज़ तुम्हें ये मालूम होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी। कई बार बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, तो तुमको वेलोसिटी इक्वल टू मालूम है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि v1/v2 जो होगा लैम्डा 1/λ2 के बराबर होगी। v1 पहले कितनी है, 350 है, ये 3500 है, ये लैम्डा 1/λ2 हो जाएगा, ये 1/10 इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। तो जो लैम्डा 2 हो जाएगा 10 लैम्डा 1 हो जाएगा, यानी कि 10 गुना बढ़ जाएगी, इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 10। सी 18 का सी, समझे बात को। फ्रीक्वेंसी मैंने जब वो ऑप्टिक्स वाले में पढ़ाया था तभी बताया था, चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था क्या, कि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, रिफ्लेक्शन वेवलेंथ और वेलोसिटी डिपेंड करती है। वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू हो जाता है और स्पीड v बाई म्यू हो जाती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पहले भी एफ था, अभी भी एफ ही रहेगा, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 देखो। कह रहा है पॉइंट सोर्स इमिट साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन नॉन ऑब्जर्विंग मीडियम में। एक का डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, एक का डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। इंटेंसिटी इनवर्सली इक्वल्स टू क्या होता है, d स्क्वायर। तो I1/I2 क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। सी 21 का सी। I1/I2 इक्वल टू क्या होगा, d2 का स्क्वायर अपन d1 का स्क्वायर। तो 9/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो कह रहा है दो पीरियडिक वेव्स हैं, इंटेंसिटी जिनकी I1/I2 है, पास थ्रू द रीजन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। सम ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का सम बताओ। आई मैक्सिमम कितना होता बताओ, बोलो। I1 + I2 + 2I1/I2 cos फाई, ठीक है। आई मिनिमम कितना होता है, I1 + I2 - 2I1/I2 cos फाई। क्यों क्यों, क्योंकि तुम देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस ना लगाऊँ,
मुझको अगर मैक्सिमम लिखना है तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। ठीक, तो ये पूरा अगर इसको मैं 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, I1 + I2 + 2 I1 I2, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, मिनिमम कब होगी, मिनिमम कुछ लोग बोलेंगे भैया 0 होगी, नहीं होगी क्योंकि -1 होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो मिनिमम कहाँ होगी, कॉस 180 पे होगी। ठीक है, तो क्या रखोगे, I1 + I2 + 2 I1 I2 कॉस 180, इसका मतलब क्या हो जाएगा, I1 + I2 - 2I1 I2, ये होगा क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है सम, दोनों का सम जोड़ोगे तो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम क्या हो जाएगा, बोलो, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी, क्यों, माइनस 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 प्लस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2I1 + 2I2, ये तो होगा, 2 कॉमन ले लो, I1 + I2 बचेगा, 2I1 + I2। 30 का भी, 30 का बी नहीं लिखा क्या भाई, 30 का बी सही है। 31 देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। 31 समझ में आ गया होगा ना, अच्छे समझा दिया हूँ। बस कह रहा है मैक्सिमम में क्या होता है, कॉस, कोई भी चीज़ मैक्सिमम, जैसे मान लो साइन के फंक्शन उसमें मैक्सिमम बोल रहा है तो साइन 90 होगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। कॉस में मैक्सिमम बोल रहा है तो कॉस 0 होगा क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। मिनिमम बोल रहा है तो कॉस मिनिमम कब होगा, कॉस मिनिमम 0 नहीं होता है, कॉस मिनिमम -1 होता है क्योंकि 180 की वैल्यू -1 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 वेव है जिनकी इक्वेशन है x1 = a sin ωt - kx + φ1 और x2 भी दिया हुआ है। कह रहा है इन द रिजल्टेंट वेव द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजिशन वेव। फ्रीक्वेंसी से हमको कोई मतलब नहीं, एम्पलीट्यूड से निकाल लेते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए नेट कितना होता है, बोलो, ए नेट का वैल्यू बोलो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, ये तो होता है ए नेट। इंटेंसिटी का तो ये होता है, इंटेंसिटी का होता है ए स्क्वायर, इंटेंसिटी से पूछना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट में इंटेंसिटी, ऐसे होता ना। तो मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ यार, इसके बाद भी बोलना पड़ रहा है तो फिर दिक्कत है भाई। ए नेट का वैल्यू क्या होगा, रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 2 a1 a2 cos फाई। कह रहा है कि एम्पलीट्यूड सेम है, सुपर इम्पोज करने के बाद भी एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब सिंपल समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये भी ए हो गया, ये पहले से एम्पलीट्यूड a1 ए था, ये भी ए था, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इसको कर दो तो पूरा हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a² प्लस 2a² cos फाई, तो कितना हो जाएगा, -a² 2a² cos फाई, a² से स्क्वायर कट जाएगा, -1/2 = cos फाई। cos फाई का वैल्यू -1/2 कब होता है बताओ, cos फाई का वैल्यू -1/2 कब होता है, जब 120 डिग्री एंगल होती है। क्यों, क्योंकि cos, देखो cos 120 का मतलब हुआ cos 90 + थीटा। ठीक है, इसका मतलब हुआ cos 90 + 30, cos 90 + थीटा होता है माइनस में साइन थीटा, यानी कि माइनस में साइन 30, यानी कितना हो गया, माइनस में साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, माइनस में 1/2, तो 1/2 का वैल्यू कितना हो, 120, यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2। तो 120 को कैसे लिख सकते हो, 2π/3, लो हो गया बी। 2π/3 नहीं लिख सकते हो, 2 गुणे, अरे रेडियन में कन्वर्ट कर दो भाई इसको, ये कितना देखो चेक करो, π/6 मतलब 180/6 यानी कि 30 हो गया, ये हो गया 120 क्योंकि 2 गुणे 180, 360/3 120, ये कितना होगा 45, ये कितना हो गया 60, तो 120 कौन सा, ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा था इक्वेशन ऑफ 2 वेव्स एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो यहाँ पे दोनों वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट देखो, मैंने तुम्हें 2-3 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ क्या बोली थी, बोलो, पहली चीज़ क्या बोली थी, 0 हो 180 हो तो किधर जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, 90 हो तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, और अगर इन तीनों को छोड़े कुछ भी हो तो इलिप्टिकल पाथ कवर कर रही थी, यही तो बताया था। तो 0 180 में स्ट्रेट, 90 तुमको दे ही रहा है परपेंडिकुलर है दोनों, तो इस सर्कुलर पाथ कवर करेगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस 2 चीज़ें पढ़ाई गई हैं उस पर तुम फॉलो करो, फोकस रहो, क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे, दौड़ के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसमें कोई बहुत बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है कि तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसका कितना आंसर है, सही है, सर्कल दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड क्या होगा। तो पहले V1 हो जाएगा क्या, रूट में T बाई म्यू। कह रहा है अब द इनिशियल टेंशन डबल कर दिया तो V2 क्या हो जाएगा, रूट में 2T बाई म्यू। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इनिशियल फाइनल स्पीड, तो क्या होगा भाई, V1 अपॉन V2 इसके म्यू से म्यू कट गया तुम्हारा, ये अंदर ये ऊपर, रूट में T अपॉन 2T ये हो गया, 1 अपॉन रूट 2 हो गया, 83 का 3 1 अपॉन रूट 2 इसका आंसर हो गया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे बताओ। तो ये मैंने तुम्हें NCERT करवा दिया और बाकी के जो क्वेश्चन बचे थे वो करा दिया। इसके बाद सारा भी एडअप कर दे रहा हूँ, मर्ज करके दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। एक ही चीज़ बोला हूँ, लाइक कमेंट कर देना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तुम करोगे अच्छा खासा, मतलब कमेंट करने में क्या जाता है मेरे भाई, कुछ जाता है, पैसा तो नहीं लगता यार, तो कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, इतना ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 जो है उड़ीसा के नीट 2019 में आया था और ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ होमवर्क, ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट वाले सेक्शन में चाहिए। और ये जो है सारे क्वेश्चन करने के बाद, जब सारे क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन डन हो जाएंगे उसके बाद तुम इसको करोगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, कह रहा है ट्यूनिंग फोर्क है, रेजोनेंस इन द ग्लास ट्यूब है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन ट्यूब इज इतना है, रूम टेम्परेचर पे दो सक्सेसिव कर दे दिया 20 और 73। इफ द फ्रीक्वेंसी इज 320 हर्ट्ज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, ठीक है। देखो रेजोनेंस का कंडीशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका क्या होता है, NB/2L, यही तो होता है, NB/2L होता है। हमसे कह रहा है वेलोसिटी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 इंटू डेल्टा एल अपन, क्योंकि चेंज इन लेंथ दे दिया ना, रेजोनेंस दिया है तो लेंथ को घटाना पड़ेगा ना। जब भी देखो जहाँ भी रेजोनेंस का बात करें और दो लेंथ दिया हो L1 L2 करके, तो L2 में से L1 तो घटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम था, तुमने रखा फ्रीक्वेंसी कितना बताओ, 320 इंटू 2 इंटू डेल्टा एल कितना होगा, 73 में से 20 कितना, 53 अपान n की जगह कितना रखा है, n की जगह क्या रखोगे, कुछ नहीं, कुछ दिया ही नहीं है तो क्या रखोगे भाई, खत्म हो गया, n की जगह 1 रख दो। तो ज़्यादा आ रहा है क्या, 53 सेंटीमीटर है तो इतना मीटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 2 गुणे 5.3, तो कितना हो गया, 32 दूना 64 गुणे 5.3, 64 पचे कितना होता है, 4 पचे 20, लगभग 330, ये 339 सही है, 339, अरे 64 पचे 120, 339 ही होगा, ठीक है। 27 339 करके देखना कैलकुलेटर, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, उड़ा कर रख दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक इन क्लोज ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, B/2L। अरे फंडामेंटल मतलब n का वैल्यू 1, तो NB ओपन में क्या होता है, NB/2L होता है, तो B/2L। थर्ड हार्मोनिक आप क्लोज आर्गन पाइप, तो क्लोज आर्गन में n का वैल्यू क्या हो गया, 3B/4L हो गया। अब कह रहा है लेंथ ऑफ क्लोज आर्गन पाइप 20, इसका 20 है, यानी कि कितना है, 3B/4 इंटू 20। तो कह रहा है इसका ओपन आर्गन पाइप होता है, तो बस कुछ नहीं, कह रहा है दोनों बराबर है तो कर दो ना, 3B/80 हो गया, ठीक है। B से B खत्म, तो 2 से 40 आएगा, तो L का वैल्यू हो जाएगा कितना, 40/3 13.3, 35 का 1 सही है। कह रहा है दो नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ ट्यूब क्लोज एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज है, मतलब कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है। अब कह रहा है कि दो सक्सेसिव है उनका 220 है 260 है। कह रहा फंडामेंटल, तो मैंने तुम्हें एक ही चीज़ बताया था, जो डेल्टा एफ होता है वो 2 इंटू फंडामेंटल के बराबर होता है। किसके केस में बताओ, क्लोज के केस में। और यही अगर चीज़ ओपन के केस में होता है तो क्या होता है, डेल्टा एफ इजकल टू चेंज इन फंडामेंटल, वो सीधे चेंज होता है, वो फंडामेंटल होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोज है तो मैं लिखूंगा डेल्टा एफ 260 में से 220 है कितना, 40 इजकल टू 2 इंटू फंडामेंटल, तो 2 फंडामेंटल इजकल टू कितना हो जाएगा, 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा। इसका आंसर 20 और 36 का है, 36 का सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, कह रहा था सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप। ओवरटोन का मतलब क्या होता है, एन ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो एन ओवरटोन का मतलब कितना हुआ, n+1 हार्मोनिक, यही तो होता है। तो कितना दिया है, सेकेंड ओवरटोन का मतलब कितना हुआ, थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक आप ओपन का मतलब क्या, 3B/2L, ठीक।
एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप का मतलब क्या हुआ, क्लोज में जो फर्स्ट होता है उसका कितना होता है 3b/4l, ये तो होता है। अरे तुम्हें एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाओ, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। पहला चीज़ क्या बैठाना, देखो एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, इसका रेशियो आता है 1 2 3 4 5, इसका रेशियो आता है 1 3 5 7 9, ये तो होता है। तो जो इसका क्या होता है 2, इसका क्या होता है n-1, nth हार्मोनिक का मतलब होता है, nth हार्मोनिक का मतलब होता है n-1 ओवरटोन, ठीक है। तो अगर सेकेंड ओवरटोन दिया है तो यानी n-1 का वैल्यू 2 दिया है तो n का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, यानी कि थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा है। तो हमने रख दिया 3b/12 ओपन के केस में। इसमें क्या होता है 2n-1 होता है ना, तो 2n-1 फर्स्ट ओवरटोन, तो कितना होगा फर्स्ट ओवरटोन, ये हार्मोनिक होता है। फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा हार्मोनिक है, तो फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा 3 होगा, सेकंड ओवरटोन कितना होगा 5 होगा, थर्ड ओवरटोन कितना होगा 7 होगा, फोर्थ ओवरटोन कितना होगा 9 होगा, समझ रहे हो ना। फिफ्थ ओवरटोन कितना होगा 11th होगा। या ऊपर मैंने फार्मूला भी लिखवाया था 2n+1 वो वाला फार्मूला लगा हुआ तभी उतना ही आएगा। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कितना हुआ 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कितना 3, तो 3v/4l, यही तो होगा। ये ओपन आर्गन पाइप का पूछ रहा है, तो 3v से 3v काट दो, 2l-4l, तो l' कितना 2l, 37 का बी, 37 का बी। अब क्या चाहिए बताओ, देखो कह रहा है कि एयर कॉलम है क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट, यानी कि एक एंड पे क्लोज हो गया, मतलब कौन सा पाइप है क्लोज आर्गन पाइप है, सिंपल सी बात है। ओपन मतलब दोनों तरफ। तो कह रहा है एक का पहले 50 है, तो बताओ नेक्स्ट लार्जर कितना होगा, तो बताओ किसके रेशियो में होता है 1 3 5 7 9, एक 50 है तो 150 होगा, 250 होगा, एक 350 होगा, ये तो होगा 150 होगा, 38 का है, 38 का है। अभी से ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो। कह रहा है स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन फिक्स पॉइंट। देखो फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग को स्ट्रेच करो। फिक्स पॉइंट का मतलब कैसा केस हो गया बाबू, क्लोज आर्गन पाइप ना, एक छापड़ मारूंगा तुरंत। क्लोज आर्गन पाइप नहीं होता है, ओपन आर्गन पाइप होता है। जब दोनों एंड पे फिक्स होता है स्ट्रिंग, तो किस तरह से बिहेव करता है वो ओपन आर्गन पाइप के सारे फॉर्मूलों को फॉलो करता है। तो कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमको 420 और 315 पे दिखी, तो बताओ लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेल्टा एफ इक्वल टू होती है क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किसके केस में ओपन आर्गन। क्लोज में क्या होती है डेल्टा एफ इक्वल टू क्या होती है 2 इंटू फंडामेंटल होती है, पता है ना। तो डेल्टा एफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि 420 माइनस 315 80 प्लस नहीं 80 होगा, 420 माइनस 315, तो 420 में 320 39 के यार कितना छोड़ दिया है, 420 में से 315 घटा तो कितना बचेगा यार, 105 इसका आंसर होगा 165, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए होमवर्क है। सेकेंड ओवरटोन दे दिया, सेकेंड ओवरटोन का मतलब कितना हुआ 1 3 5, फर्स्ट ओवरटोन पे 3v/4l होता है, सेकेंड ओवरटोन में 5b/4l होगा किसका, लेकिन ये तो ये किसका होता है, ये होता है क्लोज का। ये तुमसे कह रहा है ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन का मतलब कितना हुआ 3v/2l होगा, ठीक, सॉल्व कर लेना। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज एट वन एंड, क्या हुआ क्लोज एट वन एंड मतलब कितना हुआ मुन्ना बताओ, क्लोज एट वन एंड का मतलब कितना हुआ, क्लोज आर्गन पाइप में 1 3 5 7 9 ऐसे रेशियो चलती है। अब कह रहा है कि बता दो कि 1250 के नीचे कितने हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसीज होंगे, ठीक है। तो नेचुरल कुछ दिया है, नेचुरल कुछ दिया है भैया, नेचुरल कुछ दिया ही नहीं है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ, b/4l हो तो गया सही, b कितना दिया 340 अपन 4 × 85 तो कितना हो गया 85 सेंटीमीटर है,
ऊपर चाहेगा तो 100 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 से पावर -2, ऊपर चलेगा 100, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 100 से कट 100 बचेगा, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100, तो एक 100 हो गया, तो दूसरा कितना होगा 300 होगा, तीसरा 500, चौथा 700, 900, 1100, 1300। बताओ 1200 नीचे कितने हैं, 1200 यहाँ कहीं आएगा, उसके नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। समझ में आ रही है ना चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो कहता कि क्लोज आर्गन पाइप है, मतलब ओपन आर्गन पाइप है, तो मैं क्या कहता 100, 200, 300, 400, 500, वहाँ पे 11 आ जाते और 1200, यानी कि वहाँ पे 12 आंसर हो जाता, क्योंकि लास्ट में 1300 आता और 1300 तुम्हारा होगा नहीं, 1250 नीचे पूछा है तो 6 आ जाता। तो 41 का डी, 41 का डी। 42 का कह रहा है कि कौन सा इसमें से नॉट ट्रू, कौन सा गलत है, कहाँ पे, वाइब्रेशन ऑफ पाइप एट बोथ एंड, जहाँ पे दोनों एंड खुला हो, यानी कि दोनों एंड खुला हो मतलब क्या हो, मतलब कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो। ठीक, तो कह रहा है कि ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओपन आर्गन पाइप है तो फंडामेंटल जनरेट होंगी। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम, पे गलत बात होगी ना, प्रेशर चेंज मिनिमम होता है। ठीक है, नोड पे अभी नोड पे प्रेशर चेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और एंटी नोड पे क्या होता है, प्रेशर चेंज क्या होता है, मिनिमम होता है। ही तो होता है, एक बार मिला लेना। ठीक है, तो ये एंटी नोड ही तो बन रहा है, तो एंटी नोड पे क्या होगा, प्रेशर चेंज क्या होगा, मिनिमम होगा। एक बार मिला लेना ना। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम 1-2 बार रिपीट ही करके जाना है, तो आंसर गलती आ जाएगा तुम्हारा और वहाँ पे माइनस लेके चले जाओगे। हो सकता है इस बार रिपीट भी हो जाए, क्योंकि कई टाइम से कई बार से पूछा नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक, देखो कह रहा है लेंथ ऑफ वायर बिटवीन 2 एंड ऑफ सोनोमीटर, देखो ऐसे होता है, ये देखो ये सोनोमीटर। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दो ब्रिज हमने बना दिया है यहाँ पे। सो दैट द 3 वायर सेगमेंट इन द रेशियो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज 135। मान लो ये L1 हुआ, ये L2 इसके बीच का लेंथ हुआ, ये L3 हुआ, और तीनों लेंथ कितना है बताओ, तीनों लेंथ कितना है 100 है। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 135 हो गया है। तो फ्रीक्वेंसीज का क्या होती है तुम्हें मालूम है, NB/12 करोगे तो फ्रीक्वेंसी टू लेंथ, यानी कि L1 to L2 to L3 का रेशियो क्या होगा, L1 to L2 to L3 का रेशियो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के उल्टा हो जाएगा ना, 5:3:1। L1 नहीं गलती हो गया ना, देखो थोड़ा सा गलती हो रहा है। L1 to L2 to L3 क्या होगा, 1/1 to 1/3 to 1/5, यही तो होगा। अरे इन्वर्स में चला गया ना, तो 1/1 to 1 to 3 to 1 to 5। तो ऐसा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो आधे लोगों को मैथ नहीं आती होगी, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा चुटकी का खेल है, बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड कर दो। मान लो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 है, ये 15/3 5 आएगा, ये 15/5 3 है, आ गया ना, सॉल्व हो गया। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे तीनों से कट जाए, इजीली कट जाए। तो बस 5 3 15 एलसीएम ले लो, 5 × 3 15 आ रहा ना, 15 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 15:5:3। ठीक, यानी कि 15x + 5x + 3x कितना है 100, 23x कितना हो गया 100, x का वैल्यू कितना हो गया 100/23। यानी कि पहला हमारा कितना है, पहला बताओ कितना है 15 है ना, यानी कि पहला 15x, यानी पहला हमारा हो जाएगा कितना, पहला हो जाएगा 1500/23, दूसरा कितना है 5x, तो हो जाएगा 500/23, तीसरा हो जाएगा 300/23। तो यहाँ से दूरी देखना पड़ता है, तो पहला दूरी कितना हो गया 1500/23, तो ये दोनों, ये पहला खत्म, दूसरा दूरी 500/23। तो कहोगे भैया ये, मैं कहूँगा -5 लेके चले आना तुरंत। क्यों लेके चले आना, क्योंकि दूरी हमेशा यहाँ से देखोगे अपने ओरिजिन से। तो 1500/23 पहला होगा, और 1500/23 + 500/23 यानी कि 2000/23 ये 2 होगा, यानी कि डी होगा। 43 का डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूँ, बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो जरूर कोई ना कोई बात है इस क्वेश्चन में, जरूर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक, तो आराम से इसको कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया 15x 5x 3x। ये हमारा देख लो, सबसे पहले मैंने क्या किया एक बार और समझाता हूँ। पहले मैंने देखा फ्रीक्वेंसी NB/12 होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ। तो तुम ऐसे भी बोल सकते, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि L1 to L2 to L3 क्या होता है उल्टा, लेकिन उल्टा करता तो गलत हो जाता। अगर कोई लड़का ऐसे कर देता 5:3:1 तो उसका आंसर गलत हो जाता।
क्योंकि वो इनवर्स के रेशियो में, उल्टा रिवर्स के रेशियो में, इनवर्स के रेशियो में है। इनवर्स का रेशियो मतलब क्या होता है, 1/, रेसिप्रोकल के रेशियो में। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले निकालिए L1 L2 L3 क्या हो जाए 1/1, 1/3, 1 फ्रीक्वेंसी हो रहा है ना, तो 1/3 1:5, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 15:5:3 आ गया। 15x 5x 3x = 100, 23x = 100, x = कितना 100/23, तो x = 100/23 आ गया। तो 1500/23, 500/23, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 2035। तो 43 का D, 43 का D सही है। 44 देखो, अभी बताया हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऐसी रेशियो में जाती है। ये देखो 45 है, रिवर्बिएशन का टाइम पूछा है, रिवर्बिएशन का टाइम पूछा है, और रिवर्बिएशन का टाइम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बहुत पहले है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है और बहुत पहले पूछा फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला 0.61 करके कुछ होता है, इसलिए ये हम 41 वाला छोड़ रहे हैं। ठीक, 46 देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 46 कह रहा है अगर टेंशन और डायमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, डबल कर दिया। जैसे देखो पहले टेंशन T था, डायमीटर D था और डेंसिटी U था। टेंशन को 2T कर दिया गया, डायमीटर को 2D कर दिया गया और डेंसिटी को हाफ कर दिया गया। तो कह रहा है बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, NB/2L, या क्या था N/2L। वेलोसिटी क्या थी, रूट में टेंशन अपन रो इंटू ए, यही तो थी। बस इसको सॉल्व करो जरा। तो पहले कितना था, n था, अब इसको मान लो x, दूसरा निकालना है ना हमको, x मान लो या f ही मान लो, तो क्या दिक्कत है, चलो तुम्हें दिक्कत ना हो, बस पहले का मान लो n, दूसरे का मान लो f2 = पहले का रेशियो जरा देखो, टेंशन 2T हो गया तो T1/T2 होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1 कितना हो रूट में T/2T, कोई दिक्कत नहीं मानना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किंतु सब रूट में ये रो भी ए भी, ρ2/ρ1, ρ2/ρ1, क्योंकि रो उल्टा है ना, तो ρ2/1, तो ρ/2 × रो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया मतलब होता है d2/d1, डायमीटर का स्क्वायर का d1, तो 2D का स्क्वायर कितना होगा 4D² d² खत्म, ये शुरू उसको ये कितना हो गया 2 to the 4 2 to the 4, सब खत्म हो गया, सब के सब खत्म हो गया, यानी अब 2 भी हमारा n के बराबर हो गया। C 46 का C, 46 का C, सही बात है, देख लो। ठीक है, फॉर्मूले याद थे तुम्हें, तुमने पुट किया, जो जो पूछा तुमने सॉल्व कर दिया, ये तुम्हें अभी बताया हूँ फिर से 47 का ये होगा। ठीक, 48 को जरा देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन ये भी है, देख लो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अवतार से इसके लिए तुम लोग कह रहे हो ना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाओगे, इन्हीं सब क्वेश्चंस को कट बिट करके, क्योंकि सब तो करा दे रहा हूँ, दोबारा कराने का मतलब नहीं है, इन्हीं सब क्वेश्चन को क्रॉप करके और एनसीईआरटी के और जेएमएस के क्वेश्चंस को ऐड करके मैं वहाँ पे दे दूंगा तुम्हें। ठीक, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हो उन्हें अवतार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत करने का मन करेगा तो बस एनसीईआरटी कर लेना, क्योंकि जेएमएस तो इसमें इंक्लूडेड ही है। ठीक, कह रहा है कि स्टैंडिंग वेव में 3 नोड है 2 एंटी नोड है, 3 नोड है 2 एंटी नोड, बना दो भाव, तो बना दो 3 नोड 2 एंटी नोड, कैसे बनाओगे 3 नोड 2 एंटी नोड, बाबू 3 नोड, 1 नोड 2 नोड 3 नोड, तो ये हमारा हो जाए ये ठीक है, नोड 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 एंटी नोड एंटी नोड, कोई दिक्कत नहीं। एन तुम इसको ऐसे लिख लो, एन 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 एक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस कितना है बताओ 1.21, तो मुझे ये बता दो एक नोड और एक एंटी नोड में कितना डिस्टेंस होता है, तो तुम कहोगे भैया λ/4, आपने बताया भैया λ/4, कितना बताया बताओ, एक नोड एंटी नोड में कितना होता है λ/4, इसमें कितना λ/4, इसमें कितना λ/4, इसमें कितना λ/4, यानी कि 4 λ/4, यानी कि 4 × λ/4, 1 2 3 4 कितने के बराबर है 1.21 के, तो λ किसके बराबर 1.21 है, स्टांक बराबर है 4 से 4 खत्म। ठीक, अब अगर इतने आसान क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे बताओ। कह रहा है स्टैंडिंग वेव्स है 10 मीटर लॉन्ग है, यदि स्ट्रिंग वाइब्रेट 5 सेगमेंट में, तो वेव वेलोसिटी 20 मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। ये ले लो होमवर्क के लिए, कर लो तुम, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो तुम्हारे लिए भी तो कुछ बचना चाहिए। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डीपीपी मांग रहे थे ना भाई, तो डीपीपी के लिए ले लो 20-25 क्वेश्चन तो तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ। अगर 150 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 20 क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो ना उसमें से। देखो कह रहा है सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ओपन एट बोथ एंड, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है, यानी कि V/2L क्या एफ है।
अब कह रहा है ट्यूब को हमने डिप कर दिया वर्टिकली इन वाटर, ट्यूब को हमने डिप कर दिया वर्टिकली इन वाटर। एक सेकंड जरा रुक जाओ, इसको बंद कर देता हूँ फैन को, इन्वर्टर चालू हो गया तो बहुत तेज हो गया है, रुक जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में, तो जब हमने ट्यूब को डीप कर दिया वर्टिकली इन वाटर, यानी कि वर्टिकली हमने इसको पानी में डीप कर दिया, कितना डीप किया, आधा इन वाटर, जो कह रहा है हाफ वाटर में, यानी पहले लेंथ एल था अब L/2 हो गया। अब देखो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करना है, क्योंकि एक एंड इसका क्या हो गया, बंद हो गया, एक एंड बंद हो गया ना, तो क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी F' कितना हो जाएगा, B/4 नहीं, कितना होता है फ्रीक्वेंसी, कितना होती है, कितना होता है भाई फ्रीक्वेंसी, अगर तुमने उसको उसमें डाल दिया कितना होता है, B/4L। लेकिन गलती हो जाएगा, तुम -5 लेके चले आओगे, क्यों, क्योंकि अब ये L नहीं रह गया, अभी L/2 है, तो B/4L/2 2 पर चला जाएगा, F' हो गया। अब कह रहा है F/F' निकाल दो, क्या करना है, हो जाएगा B/2L इंटू 2B इंटू ऊपर चला जाएगा 4L, तो 2 to the 4 2 to the 4 सब कट गया भाई, F आ गया। 50 का D, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें समझने वाली बात ये थी, बस इतनी सी थी कि हमें बस एक चीज़ इसमें देखनी थी कि B/4L तो हो रहा है, B/2 इंटू अपन 4L इंटू F' भी हो रहा है। समझने वाली बात ये थी कि जब तुम इसको आधा डुबोगे तो लेंथ L/2 हो जाएगा और एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करने लगेगा। 52 देखो, फिर से वही क्वेश्चन एक बार और मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ। लेंथ टोटल कितना है, 110 सेंटीमीटर है। दो ब्रिज को प्लेस कर दिया गया ए बी में 3 सेगमेंट में। फ्रीक्वेंसी का रेशियो है कितना, 1:2:3। तो लेंथ का रेशियो कितना होगा, 1/1:1:2:1/3। 3 to the 6 होता है, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 6/1:6/2:3, यानी कितना हो गया, 6 3 2, इतने के रेशियो में आ गया। ठीक है, यानी 6x + 3x + 2x कितना है, 110 है। 6 3 9 2 11x = कितना, 110 है। x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 10 आ गया, यानी कि पहला वाला कहाँ होगा, पहला वाला होगा 60 पे, दूसरा वाला होगा 30 पे, तीसरा वाला होगा 20 पे। यानी पहला वाला 60 होगा, दूसरा वाला कितने पे होगा, 90 पे होगा, तीसरा वाला होगा 110 पे। समझ में आया, 60 और 90 51 का है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल से हमको जोड़ना पड़ता है, इनिशियल से जोड़ोगे तभी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर एक तरह का एक अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूँ ताकि तुम कम से कम जाके अपने रूम पे रिवाइज कर लेना, ठीक, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कह रहा है बे ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ट्रेवल कर रहा था, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। जब ये मुन्ना ऐसे जब ट्रेवल कर रहा था 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेके, तो गया यहाँ से और रिफ्लेक्शन होके वापस आया। तो जब रिफ्लेक्शन होके वापस आया तो एक नोड का फॉर्मेशन हुआ 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे एक नोड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जब वापस आ रहा था मुन्ना तो यहाँ पर भी एक नोड था जहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये बंद हो गया ना, यहाँ पे ये भी नोड था और जहाँ बना वो भी नोड था। तो नोड और नोड के बीच का दूरी कितना होता है, λ/2, यानी λ/2 का वैल्यू कितना था, 10 सेंटीमीटर था। यानी वेवलेंथ हमारा कितना था, 20 था। वेवलेंथ हमारा कितना था, 20 था, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, हमसे स्पीड पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो हमसे क्या स्पीड पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 है और ये 0.2 है, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। और अच्छा बस इसलिए था कि क्योंकि इसमें समझना यह था कि नोड कैसे बन रहा है, यहाँ से आ रहा है तो नोड यहाँ से यहाँ बन जाएगा, और फिर मतलब जब जहाँ टकराएगा एक नोड तो वहाँ बन जाएगा, क्लोज हो गया ना, देखो नोड बन गया। और कह रहा है 10 सेंटीमीटर पे एक और नोड बन रहा है, यानी कि ऐसे मान लो आया होगा मुन्ना, ऐसे आके ऐसे टकरा के यहाँ फिर आया होगा, तो यहाँ एक नोड यहाँ बन गया, एक नोड यहाँ बन गया। तो वही नोड और नोड के बीच की दूरी λ/2, λ/2 10 सेंटीमीटर तो 0.2 मीटर। ठीक, 52 का कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखो ना, क्या कह रहा है कि स्टेशनरी वेव है जो रिप्रेजेंटेड हो रहा है बाई एक इक्वेशन दिया हुआ है, a sin ओमेगा टी cos kx, ये तो दिया है। लेकिन तुमको इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है, वो आएगा तभी इस क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने तुम्हें 3 फॉर्म लिखवाए थे, किसी भी इक्वेशन का 3 फॉर्म मैंने लिखवाया था ना, तो उसमें से एक फॉर्म क्या था, y = a sin, बोलो y = a sin 2π/, टाइम पीरियड ओमेगा हो गया, इंटू टी, और क्या लिखा था, कॉस, के के क्या लिखवाया था, के क्या लिखवाया था, 2π/λ इंटू एक्स, ये तो लिखवाया था। जनरल फॉर्म यही तो हुआ ना भाई, ये क्या के है,
तो के की जगह क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, इसका वैल्यू दिया है 0.01, और ओमेगा की जगह क्या, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई अपन टी, जिसका वैल्यू दिया है 100। हमसे क्या पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी इसका वैल्यू क्या होता है ओमेगा बाई के होता है, यही तो होता है। तो यहाँ से ओमेगा निकालो, यहाँ से के निकालो, बस अपना वैल्यू पुट करो। यार सब कुछ तो दिया हुआ था ना, ओमेगा कितना दिया हुआ है 100, लेकिन देखो 100 टी दिया हुआ है। अगर मैं इसको 100 कर दूँ, ओमेगा 100 हो गया, के को के लिए 0.01, तो कितना हो गया 100 अपन 10⁻⁻2 यानी 10⁻4, ये आंसर हो गया। 53 का है। बस देखने में बड़ा लग रहा है यार, छोटा सा ही क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है, बस छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको के का वैल्यू मालूम चल गया, ओमेगा का वैल्यू मालूम चल गया, वेलोसिटी का क्या ओमेगा अपन के सबको मालूम है। 54 तुम्हारे लिए होमवर्क है, लेंथ बताना, फ्रीक्वेंसी 256 है, और स्ट्रिंग क्या है, लेंथ बताना है, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला तुमको मालूम ही है, लगा दो। 55 देखो, कह रहा है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, सपोर्ट कर रहा है थर्ड ओवरटोन, तो थर्ड ओवरटोन यानी क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, थर्ड ओवरटोन है ना। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, देख लो फॉर्मूला क्या था, उसी से सब कुछ लग जाता है, वहीं से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। रुक जाओ दिखाता हूँ। ये देखो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, चलो आ जाओ। क्या हो गया भाई, हाँ चलो, तो मैंने उसको कॉपी किया था, पेस्ट किया था, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना ओवरटोन है बताओ, तो 3 ओवरटोन है, तो ओवरटोन की जगह 3 रख दो, 3 = P-1, पी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। मतलब कितने लूप बनेंगे, 4 लूप बनेंगे, ठीक है। अब जब 4 लूप बन गया, तो बताओ हार्मोनिक कितना होगा, हार्मोनिक होगा कितना 4, नोड कितना होगा 4 नोड कितना होगा P+1 नोड, तो नोड तो यहाँ से 5 आ जाएगा यार, 5 करने नोड तो 5 आ जाएगा यहाँ से, ये हमने गलती लिख दिया, उल्टा चीज़ कहीं का कहीं लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो कह रहा है कि ऑर्गन पाइप है, क्लोज एट वन एंड है, थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या आ रहा है, क्लोज एट वन एंड का मतलब क्या हुआ, क्लोज ऑर्गन पाइप है, थर्ड ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन का मतलब कौन सा हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक कर दो, ठीक है। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ, कैसे बनेगा, ये देखो 1 2 3, ये देखो 4, यही तो हुआ ना थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक मतलब कितना हुआ 1 2 3 4 नोड बन गया, एंटी नोड कितना 1 2 3 4 एंटी नोड, 4 नोड 4 एंटी नोड, 4 नोड 4 एंटी नोड, 4 नोड 4 एंटी नोड। 55 का डी, ठीक है ना। अरे ओवरटोन का मतलब क्या होता है, पी ओवरटोन का मतलब क्या होता है P-1, P-1 का वैल्यू कितना दिया था, थर्ड ओवरटोन का मतलब कितना 4 नहीं, थर्ड ओवरटोन ना, थर्ड ओवरटोन 3 = P-1 था, तो P = कितना होगा 4 होगा, सिंपल बात है। तो 4 लूप बनाओ, 1 2 3 4, चौथा बन गया, यहीं से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है, तुम मतलब इसको करने का दूसरा तरीका जानते हो, तुम उससे भी कर सकते हो, मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बताया, अगर तुमको दूसरा तरीका भी मालूम है तो तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बीट्स वाले क्वेश्चन तुमको बड़ा सताते थे ना, आओ बीट्स वाले क्वेश्चन को चुटकियों में विदिन सेकंड सॉल्व करते हैं, विदिन 10 सेकंड। देखो क्या कह रहा है, ए है बी है, कह रहा है कि जब टेंशन को डिक्रीज़ किया गया है, जैसे देखो टेंशन को जैसे डिक्रीज़ करोगे तो क्या होता है वैक्सिंग, मतलब क्या कर रहा हो वैक्सिंग, और वैक्सिंग में 2 ही कंडीशन थी, पहला WIL यानी कि वैक्सिंग में इंक्रीज होगा तो लोअर वाला आंसर होगा, यानी देखो 6 बीट का फ्रीक्वेंसी था, जब देखो कहाँ गया, ओरिजिनल 530 था, ठीक है। तो अब 6 बीट हमारे पास है, तो या तो इसका आंसर 524 होगा या तो 536 होगा, ठीक है। अब देखो जैसे टेंशन इन बी को तुमने डिक्रीज़ किया, यानी टेंशन डिक्रीज़ किया, यानी वैक्सिंग हुआ, वैक्सिंग करने पे बीट कितना हो गया 7 हो गया, यानी वैक्सिंग करने पे क्या हो गया इंक्रीज हो गया, वैक्सिंग तुमने किया, टेंशन कम होने का मतलब होता है वैक्सिंग किया, और वैक्सिंग किया तो टेंशन कम हुआ, तो वैक्सिंग करने पे अगर इंक्रीज हो गया, तो देखो वैक्सिंग किया पहले 6 हर्ट्ज था, अब 7 हर्ट्ज हो गया, वैक्सिंग करने पे इंक्रीज होता तो आंसर कौन सा होता है लोअर वाला, कौन सा आंसर होता है लोअर वाला, तो 524 इसका आंसर होगा, 56 का बी,
देख लो क्या मैंने सॉल्व किया, मैंने कुछ लगाया, कुछ नहीं लगाया ना, तो ऐसे ही सॉल्व करते उसको, ठीक है। 56 का ये सही है। कह रहा है 3 साउंड वेव है n-1 n+1, कह रहा है सुपर इम्पोज कर रहे हैं, गिव्स कर रहे हैं बीट, बता दो नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड। तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का, इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का, इसमें डिफरेंस कितने का, यही हमारा बीट होगा। तो n+1 माइनस n+1 हो जाएगा ना, n खत्म 2 हो जाएगा, 2 ये, अरे ये ऐसे होगा ना मुन्ना, देखो n+1 माइनस n-1 ये तो बीट होता है, तो n+1 माइनस n+1 हो जाएगा, ये माइनस n+1 खत्म, ये 2 हो गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ बीट हमारा प्रोड्यूस पर सेकंड कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। आ जाओ, ये देखो बीट है ना, देखो कह रहा है कि सोर्स का 250 फ्रीक्वेंसी है, 250 था, तो या तो इसका आंसर 254 होगा या तो 246 होगा, क्योंकि 4 बीट है, ठीक। अब देखो कह रहा है सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स अननोन 5 बीट दे रहा है, सेकंड हार्मोनिक 5 बीट दे रहा है, नहीं 513 हो गया, तो 513 से क्या बन सकता है, 518 और 508, ये दोनों बन सकता है ना। तो कह रहा है बताओ अननोन फ्रीक्वेंसी कितना है, तो जो मल्टीपल होगा वही अननोन फ्रीक्वेंसी होगा, चेक कर लो। इसका मल्टीपल आ रहा है क्या, 254 का मल्टीपल कितना होता है, 254 का मल्टीपल कितना होगा बताओ, 508, 254 का मल्टीपल कितना होगा, 508 होगा, सही बात है। 246 का मल्टीपल है क्या, 518 नहीं है, तो 254 का मल्टीपल कौन है, 508 है, तो आंसर कितना होगा, 254 होगा, 58 का सी, समझ रहे हो ना। एक तो हो गया, दो तीन केस है, अगर वैक्सिंग है इक्वल है तो ऊपर वाला होगा, फीलिंग कर रहे हो वाइनिंग कर रहे हो इक्वल है तो लोअर वाला आंसर होगा, ठीक है। वैक्सिंग है इंक्रीज हो रहा है तब भी लोअर वाला आंसर होगा, और फीलिंग कर रहे हो और डिक्रीज कर रहा है तब भी लोअर वाला आंसर होगा। यही 3-4 चीज़ याद रखनी है। और ऐसे केसेस में जहाँ पे ये सब मतलब वैक्सिंग वैनी ना दी हो, उस केसेस में कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल करके देख लो, अगर मल्टीपल आ रहा है तो सही आंसर है, मल्टीपल नहीं आ रहा तो गलत आंसर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि डॉपलर हट चुका है तो इन सब क्वेश्चन को आने के चांसेस ज़्यादा हैं वेट्स वाले के, ठीक है। तो सिंपल सा बात था। 59 देख लो तो उड़ा देते हैं। y इक्वल टू क्या दिया है, 4 साइन 600 पाई टी 608 पाई टी, यानी ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, 600 पाई दिया है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना दिया है, 608 पाई। तो फ्रीक्वेंसी 1 कितना हो जाता है बताओ, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा अपन 2 पाई, ओमेगा अपन 2 पाई, यानी कि 600 पाई अपन 2 पाई खत्म, यानी कि 300 आ गया फोन। F2 कितना आ जाएगा, 608 पाई अपन 2 पाई, यानी कितना आ गया 304। तो F2 कितना आ गया 304 माइनस डेल्टा कितना, बीट कितना आ गया 304 माइनस 300, यानी कि 4 बीट पर सेकंड, 4 बीट पर सेकंड। ये दोनों आंसर तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, तो 4 बीट पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 बीट पर सेकंड। अब कह रहा है कि इंटेंसिटी का रेशियो बता दो, इंटेंसिटी का रेशियो बता दो। ये देखो I1:I2 का रेशियो क्या होता है, अभी देखो अभी मैं तुमको ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें जानते हो कहाँ पढ़ाने के लिए मैंने बोला था, वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में ये बिना पढ़ाए मैं YDSC पढ़ाऊंगा नहीं, तो वेव ऑप्टिक्स में ये तुम्हें अच्छे से बताया। तो बस अभी के लिए याद रखो I1:I2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो चेक कर लो A1 A2 कितना है, A1 हमारा 4 है, A2 हमारा क्या 5 है, ये तो होता है ना एम्पलीट्यूड, तो 4 + 5 का स्क्वायर अपान 4 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 81:1 हो गया, यानी कि हमारा चौथा आंसर होगा डी, 59 का डी, 59 का डी। 60 का देख लो, कह रहा है 2 आइडेंटिकल पियानो को वायर्स हैं, सेम टेंशन टी है, दोनों के बीच का सेम टेंशन टी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 600 हर्ट्ज है, यानी कि 600 हर्ट्ज हमारा क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन द फायर विच विल लीड टू द ऑकरेंस ऑफ 6 बीट पर सेकंड व्हेन बोथ द वायर्स ऑसिलेट टुगेदर। 6 बीट पर सेकंड आ रहा है तो क्या होगा, तो बताओ टेंशन इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में L/G। हमसे कह रहा है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन बता दो, नहीं डेल्टा T/T बता, डेल्टा T/T बता दो, ये तो पूछ रहा है, डेल्टा T/T तो पूछ रहा है, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज बताना, डेल्टा T/T पूछ रहा है, तो 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है, या नहीं पेंडुलम थोड़ी ना भाई, पेंडुलम थोड़ी ना है, वायर्स हैं, वायर्स हैं। फॉर्मूला क्या था, रूट में T बाई, बोलो क्या था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L रूट में T बाई म्यू, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2। रुक जाओ, फॉर्मूला ही भूल जा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, भूलना मत, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले नहीं याद कर पाओगे तो क्वेश्चन पक्का एकदम 100% गारंटी है गलत करके आओगे। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या था, 1/2L रूट में T बाई म्यू, यही तो था। हमसे पूछ क्या रहा है, फ्रैक्शनल इंक्रीज द टेंशन, फ्रैक्शनल इंक्रीज द टेंशन पूछ रहा है,
तो ये हमारा हो जाएगा टेंशन। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2L, लेंथ तो सब कुछ सेम है, हट जाएगा तो टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा T/T अगर मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा म्यू अपन म्यू। तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी में कितना का चेंज आ रहा है 600 था ना, 606 यानी 2 गुणे 6/600। डेल्टा फ्रीक्वेंसी कितना होगा यार 606 में से 6 ही तो होगा, 606 में से 6 घटा दो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/100 यानी कि 0.02। ये दो आंसर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2L रूट में T/म्यू। क्या होता है 1/2L रूट में T/म्यू। ऊपर जाके पढ़ो पार्ट 1 में जिसमें केवल फॉर्मूले और थ्योरी बताया हूँ। तो क्या होगा 1/2L रूट में T/म्यू और ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा T, तो डेल्टा T/T इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा म्यू/म्यू, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक 0.02। लो फिर से आगे बीट का क्वेश्चन चलो आओ। 512 था और 4 बीट पर सेकंड दिया, या तो इसका आंसर 516 होगा या तो इसका आंसर 508 होगा। ठीक, कह रहा बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया जब हम लोगों ने टेंशन को इंक्रीज किया। टेंशन इंक्रीज करने पे क्या होती है फीलिंग होती है। क्या होती है फीलिंग। तो FI मैंने क्या बताया था WIL FDL, यानी फीलिंग करने पे डिक्रीज होगा तो लोअर वाला आंसर होगा, फीलिंग करने पे इंक्रीज होगा तो हायर वाला आंसर होगा। ठीक, तो पहले बीट था 4, पहले बीट था कितना 4, अब कितना हो गया 2, यानी कि डिक्रीज हो गया, यानी कि फीलिंग करने पे डिक्रीज हो गया तो लोअर वाला आंसर होगा, यानी कि 516 आंसर नहीं होगा 508 वाला आंसर होगा। 61 का डी सही है, 508 वाला आंसर होगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन आधार किए जाते हैं। ठीक है, आराम से कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क है तुम्हारे लिए, दोनों स्ट्रिंग बाइट संबंधित नंबर बीट पूछ रहा है। लेंथ दे दिया है, मास पर मिनट लेंथ दे दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालो। पहला फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकालो भाई, लो यहाँ से फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है 1/2L रूट में T/म्यू। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दो दोनों का, दोनों में से घटा दो, डिफरेंस निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 62 होमवर्क है, 63 हमारा होमवर्क है, 64 देख लो। कह रहा है कि 2 साउंड है, एक ए है जिसका वेवलेंथ कितना है 5 मीटर है, बी है जिसका वेवलेंथ कितना है 5.5 मीटर है। कह रहा है ईच प्रोपेगेट इन द गैस विद वेलोसिटी 330 द नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। तो नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा F2 - F1 होगा। तो पहले F1 निकालो, F1 कितना होगा देखो, C वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी टू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी अपन लैम्डा, यानी कि 330 अपन लैम्डा, यानी 5 कितना हुआ 5 6 के 30 बचेगा कितना 3 और 3 66 बचेगा। इसका कितना हुआ 330 अपन 5.5। तो इसको कर दो कितना 11 3 33, ये 0.5, ये बचेगा 60, यानी कि 66 में से 60 जा कितना बचा 6 बचा, 6 5 64 का ए 64 का ए। ठीक, 65 फिर से तुम्हारे लिए होमवर्क है। 50 से 51 दिया, बीट किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ रहा है, सब कुछ तो दे दिया, यही क्वेश्चन है, बस यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ, वेलोसिटी पूछा नहीं, लगा दोगे। चलो फिर से मैं कर देता हूँ। देखो 100 फ्रीक्वेंसी पहले 100 था, तो या तो आंसर 105 होगा या तो आंसर 95 होगा, क्योंकि 5 बीट है। ठीक है, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स टुगेदर विद द फ्रीक्वेंसी 205 था, 5 बीट है तो 210 होगा और 200 होगा, 210 और 200 बस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 105 का मल्टीप्लाई करने पे 210 आ रहा है, आंसर 105 होगा। ठीक है, 95 का मल्टीप्लाई करोगे 200 नहीं आएगा, लेकिन इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या 105 का 210, तो 210 105 हमारा आंसर है। 66 का ए 66 का ए। 67 तुम्हारा होमवर्क है, बताओ भाई लो फ्रीक्वेंसी वही सेम चीज़ है, ऊपर वाला क्वेश्चन है 10 बीट पर सेकंड। 68 नंबर देख लो। कह रहा है बेवजह सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड कितना है, एक T1 कितना है 4 सेकंड, T2 कितना है 3 सेकंड। कह रहा है बता दो बीट कितना होगा। इफ द बोथ आर कंबाइंड रिजल्टेंट वेव बिलो द पीरियड इक्वल टू टाइम पीरियड कितना होगा। तो बताओ टाइम पीरियड दोनों का निकालने के देखो अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग क्या करेंगे 4 और 3 को जोड़ देंगे 7 कर देंगे, या 4 3 का रिजल्टेंट निकाल के 5 कर देंगे। ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा ना। देखो पहले टाइम पीरियड है, ये भी T2 है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा तुमको, पहले फ्रीक्वेंसी निकालो। F1 क्या हो जाएगा 1/4, F2 क्या हो जाएगा 1/3। चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालो, रूल से चलो 1/4 माइनस 1/3, सॉरी 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4। 4 और 3 का कितना होगा 12 होगा, 4 माइनस 4 3 12, यानी कि 1/12 हो गया हमारे पास क्या डेल्टा एफ। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा, समझे, ये 12 सेकंड इसका आंसर होगा। अगर कोई ज़्यादा होशियार बना और इसका आंसर क्या मार दिया उसने 4 3 या तो 7 मार दे के चलाएगा, या तो 4 3 का 5 रिजल्टेंट 5 मार के चलाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। जो स्टेप अपना है उस स्टेप को कोई भूलना मत, जो वो कह रहा है वही बस लगाओ, जो तुमसे कह रहा है उतना सुनो। ठीक है, तो 12 सेकंड 68 का 12 59 का देख लो। कह रहा है बीट के लिए सोर्सेज के पास क्या होना चाहिए 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी होना चाहिए बस, और क्या होना चाहिए
यानी सोर्सेज के लिए दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। तो 69 का देख लेता हूँ मैं, 69 का बी सही है। कह रहा है वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन इज 1 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं भैया। वेवलेंथ कितना दिया है 2 पाई मीटर, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1 पाई। तो कौन सा कह रहा है रिप्रेजेंट करेगा, तो ए साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा इक्वल टू कितना है 20 पाई दिया है, के एक्स, के का वैल्यू कितना दिया है 10 पाई। ठीक है, तो बस, तो हमको तो ये चाहिए ही नहीं ना भाई, हमको तो ये चाहिए ही नहीं। हमको के इक्वल टू क्या चाहिए 2 पाई अपन लेमडा, और के का वैल्यू कितना दिया है, वो लेमडा का वैल्यू कितना दिया है 2 पाई अपन के, यानी के की जगह कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। के की जगह 1 होगा तभी तो लेमडा 2 पाई आएगा, के की जगह 1 होना चाहिए। चेक करो कहाँ पे, के की जगह तो 10 पाई है, गलत हो गया, 2 पाई गलत हो गया। यहाँ देखो 1 है के की जगह, तो ये सही है, ये 2 सी हमारा सही है। ठीक है, जैसे देखो ओमेगा, ओमेगा का देख लो, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई अपन टी। ठीक है, तो ओमेगा का होता है ना 2 पाई अपन टी है, ओमेगा इसका होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दे रहा है 1 पाई हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी इसका होगा ओमेगा अपन 2 पाई। 1 पाई यानी का मतलब कितना होना चाहिए 1 पाई होने का मतलब कितना चाहिए 2 अपन ओमेगा का वैल्यू 2 होगा तभी तो। अरे ऐसे कर लो ना भाई, देखो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा ओमेगा अपन 2 पाई, तो ओमेगा अपन 2 पाई देख लो कहाँ पे आंसर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 1 पाई दिया है, इसको तो ओमेगा अपन 2 पाई, पाई से पाई कट गया, ओमेगा वैल्यू 2, यानी ओमेगा वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखो ओमेगा वैल्यू 2 है, यानी सी हमारा आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 2 वेव है, y1 है y2 है, कह रहा फेज डिफरेंस दोनों में बता दो। तुम्हें फेज डिफरेंस बताना है, इसमें देखो 0.57 है, इसमें कुछ नहीं है, तो हमको 0.57 मार के चले आओगे, -5 नंबर लेके चले आओगे। क्यों लेके चले आओगे बाबू, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है, दोनों एक फंक्शन तो है नहीं। एक फंक्शन होता तो तुम डायरेक्ट मार देते, जब दोनों अलग अलग फंक्शन है तो तुम्हें पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो y1 तो ठीक है, क्या तुम y2 को ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5/2 लिख सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन कर दिया, सब कुछ वही था, प्लस 90 कर दिया, यानी साइन 90 प्लस थीटा। मैंने क्या कर दिया साइन, रुक जाओ, ये देखो ये साइन 90 प्लस थीटा मैंने कर दिया ना, यानी क्या कॉस थीटा, सेम चीज़ लिख दिया मैंने। अब देखो इसमें था 0.57, इसमें 5/2 का मतलब कितना होता है 0.5, यानी कि स्टार्टिंग में था 0.57, इसमें कितना हुआ 5/2 मतलब 3.14 का 2। तो कर देता हूँ, रुक जाओ यहाँ पे, (3.14 डिवाइडेड बाई 2) 1.57 माइनस 0.57, यही तो था ना, 1 इसका आंसर आएगा, 1 आ गया। और इसको सॉल्व किया तो 1.57 आया, 1.57 में से 0.57 घटा दिया, ये फेज हमारे पास का क्या 1 आ गया। चौथे का ही अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। आधे लोग क्या मार के चले जाते 0.57 मार के चले थे, बट तुम्हें देखना भी तो कि किसके फंक्शन में, साइन कॉस में है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या कॉस को साइन में करके सॉल्व कर लो। पाँचवा देखो, कह रहा है वेव है स्ट्रिंग में एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर, यानी चारों सही है। वेव ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देखो पॉजिटिव एक्स में जाएगा, यानी कि एक का प्लस साइन होगा दूसरे का माइनस होगा। कितनी बार बता चुका हूँ, चेक कर लो। अपोजिट साइन, ये देखो दोनों प्लस, ये आंसर कभी नहीं होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस, दोनों नहीं होगा। ये प्लस ये भी प्लस, ये दोनों के मतलब बी और डी का भी आंसर ही नहीं होगा, या तो पहला या तो तीसरा होगा। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 128 मीटर, 120 मीटर दिया ना, तो वेलोसिटी इक्वल होता है ओमेगा अपन के, तो ओमेगा अपन के हम लोग पुट करके देख देता हूँ 128 का कहाँ आ रहा है। पहले हम चेक कर लो ओमेगा वैल्यू, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा दिया कितना 2010, के का वैल्यू कितनी है 15.7, तो 2010 अपन 15.7 लग नहीं रहा है क्या, इसका हो जाएगा 1005 अपन 7.85 कर लेते हैं, 1005 अपन 7.85 करते हैं पहले, 1005 डिवाइडेड बाई 7.85, 128 आ गया, 128 आ गया, सी हमारा आंसर है।
दो मैंने तुरंत एलिमिनेट कर दिया क्योंकि दोनों के साइन क्या हैं, अगर डायरेक्शन प्लस एक्स में है यानी दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ से तो दोनों हमारे गलत हो गए ना, फिर उसके हिसाब से तो गलत हो गया दोनों। बाकी एक हमने चेक कर लिया, अपने आंसर लिख दिया। तो 5 का सी। 6 का देख लो, वेव का देखो, यहाँ पे वेव देखो क्या, एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि क्या जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और किधर जा रहा होगा, एक्स में, यानी पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। तो निगेटिव एक्स तुरंत, ये बी और सी तुरंत खत्म कर दो पहले ही, ठीक है। और लेमडा दिया है कितना, 0.2 मीटर। लेमडा कितना दिया है, 0.2 मीटर। के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपन लेमडा। तो 2 पाई अपन लेमडा, लेमडा कितना है 0.2, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो कितना आ रहा है 10 पाई। तो क्या सही है क्या ये, कि हमारा 10 पाई आ रहा है ना, पहला हमारा सही है। अरे यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, 10 पाई है। के का वैल्यू कितना है, 10 पाई, ठीक है। तो के इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई अपन लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई अपन के। तो 2 पाई अपन 10 पाई, पाई से पाई खत्म, 0.2 आना चाहिए, यानी लेमडा वैल्यू 0.2 आना चाहिए। देखो आ गया, ठीक। तो ये भी तो आया, ये भी लेमडा 0.2, ये भी लेमडा 0.2। तो कैसे बोल सकते हो एक डी है। फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई है। टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 पाई अपन ओमेगा। 2 पाई अपन 2 पाई कितना आ गया, 1 आ गया। 0 ये पाई नहीं होगा, 1 नॉट होगा, समझे। तो 6 का सी। 7 होमवर्क है तुम्हारे लिए, 8वां भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये भी तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन देख ले, इंपॉर्टेंट है, होमवर्क कर लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन आए ग्रुप में डालो यार, आपस में भी थोड़ा डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है साइनोसोइडल वेव है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि ये हमारा अगर जीरो है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो जीरो से प्लस जाने में लगता है टाइम t/4, जीरो से माइनस जाने में t/4, ये तो बताया था। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आके जीरो डिस्प्लेसमेंट तक आने में उसको टाइम कितना लग रहा है, टोटल कितना दिया वो 0.170, यानी कि टाइम कितना हो गया, t/4 का वैल्यू कितना दिया है 0.170, इतना ही तो लग रहा है t/4। तो 0.1, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.17 × 4, तो 17 चौको कितना होता है, 17 दूनी 34, 17 चौको 68, यानी कि 0.68 ये हो गया। हमसे कह रहा है टाइम फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी इसको होता है 1/t, यानी कि 1/0.68, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 1.47, 9 का सी, 1/0.68 है ना, तो थोड़ा सा ही तो ज़्यादा आएगा 9 से, तो ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें करना है, वेवलेंथ बताना है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या था, 1.47 था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन देखो, अच्छा क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है। कह रहा है फेज डिफरेंस दिया कितना 60 का मतलब कितना π/3। कह रहा है पार्ट डिफरेंस बता दो, क्या है तुम्हें फॉर्मूला नहीं मालूम है क्या, फाइव का क्या होता है 2 π/λ × Δx। ये क्या हमारा होता है, फेज डिफरेंस होता है, ये क्या होता है पार्ट डिफरेंस होता है। हमको चाहिए क्या पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 5 × λ/2 पाई। फाई कितना बताओ, फाई कितना है π/3 × 2 पाई × λ वैल्यू कितना है, लेमडा ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से पाई खत्म, λ/6 देख लो, ये 11 का है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे। 12 का कौन सा वेव है, देखते ही लग रहा है ए और बी वेव है, बाकी दोनों वेव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साइन ω/t - kx ही होता है, ठीक है। वेव का ये पहचान ω/t + kx होगा, +-kx +-kx, बस खत्म। 12 का ए कितना दिया भाई, 12 का ए और बी दोनों होगा ना, ए और बी दोनों होगा। इसमें मतलब वो क्या बोला जाता है, ये मतलब क्वेश्चन बोनस मिल गया था क्योंकि 2 ऑप्शन सही थे और उसने एक ही ऑप्शन दिया था, ठीक है। 13 का तुम्हारे लिए होमवर्क है, सिंपल सा फॉर्मूला है ω/t, और ये दिया हुआ है, बता देना है उसमें से क्या फ्रीक्वेंसी, ओमेगा तुमको मिल गया, फ्रीक्वेंसी निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और ये तुम्हें कैसे करना बता, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। वाइज गलू क्या होता है बताओ, ए साइन ओमेगा नहीं, ए साइन 2 पाई, यही होता है ए साइन 2 पाई t/t -x/λ + 5, यही तो होता है। तो 5 वही तो हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो 5/6 लिखा है यहाँ पे, तो 5 की कोई जरूरत है नहीं। तो ये मैंने तुम्हें वेव के 3 ही मैंने फॉर्म बताए थे ना, वो एक y = a sin ω/t + -kx, एक ये था और एक और था, 3 फॉर्म थे ना। इससे इसको कंपेयर ज़रा करूँ, देखो ये कितना दिया है 4 sin
पाई t/5 माइनस x/9 प्लस 5/6। तो मैं एक चीज़ कर देता हूँ, हमको 2 पाई यहाँ पे बस चाहिए, हमको 2 पाई चाहिए ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सेम आएगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 4 दो ना 4, हम 4 साइन ना, 4 साइन नहीं लगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 2 पाई ये t/10 माइनस 2x हो जाएगा ना, x क्या हो जाएगा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ना, आगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा क्वेश्चन यार, थोड़ा ध्यान समझना, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया 2/10 हो गया, x/18 हो गया प्लस 5/6। अब देख लो t/t क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, देखो t/t की जगह आ रहा है t/10, यानी कि टाइम पीरियड 10 होगा, फ्रिक्वेंसी होगी 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो कभी होने से रही, ठीक। x/18 की जगह आ रहा है x/λ, तो लेमडा वैल्यू 18 है गई, 18 सेंटीमीटर, ये सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो ना, अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें बस एक चीज़ मालूम है, कह रहा है कि एक रॉप है जिसकी लेंथ L है, उसकी मास M1 हैंग कर रहा है, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास M2, यहाँ पे हमने M2 हैंग करा दिया अटैच टू द फ्री एंड। ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस लोअर एंड, यहाँ पे λ1 प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे λ2 प्रोड्यूस हुआ ऊपर। कह रहा है कि λ2 इज टू λ1, तो λ2 इज टू λ1 का रेशियो क्या होता है, λ2 पे कितना टोटल मास है बताओ। मैंने क्या बोला था कि λ डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या होता है, हैंगिंग मास होता है, बोला था ना। तो λ2 पे कितने मास होंगे, देखो M1 प्लस M2, और λ1 के पास कितना मास है, बस M2 है, M2, डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 2015, 2018, 2017 क्वेश्चन यार लिटरली में अच्छे क्वेश्चन थे, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है 4 ग्राम गैस था, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 22.4 लीटर, स्पेसिफिक हीट यानी CV कितना दिया है 5 जूल। कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड, अगर वेलोसिटी है 952 मीटर पर सेकेंड, तो CP हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो CP/CV क्या होता है, गामा होता है। अगर गामा हमको कहीं से मिल जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था बताओ, गामा RT/m, यही तो था। गामा RT/m ही तो था भाई। लैप्लासिक करेक्शन क्या था, यही तो था, गामा से उसने मल्टीप्लाई किया। उसने बोला कि आइसोथर्मल नेचर नहीं होता, एडियाबैटिक नेचर होता है, तो उसने बोला गामा RT/m। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दी तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 952 का स्क्वायर इज इक्वल टू गामा, आर की वैल्यू कितना रखोगे 8.3, टेम्परेचर की वैल्यू कितना रखोगे NTP का मतलब कितना होता है 273, ठीक है, अपन मास की जगह कितना रखोगे, मास कितना रखोगे भाई, मास रखोगे 4 × 10⁻³ kg में रहेगा, ठीक। बस यहाँ से गामा निकालो, गामा हो जाएगा 952 × 4 × 10⁻³ अपन 8.3 × 273। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं तभी आएगा 952 × 952 × 4, 952 × 952 × 4 इतना है, डिवाइडेड बाई 273 और 8.3, डिवाइडेड बाई 273 डिवाइडेड बाई 8.3, इतना 1599 यानी 1600, यानी 1600 × 10⁻³ 1600 × 10⁻³ कितना आ गया 1.6, गामा आ गया 1.6। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB इंटू गामा, तो 1.6 इंटू CB पहले से हमको दिया था कितना 5, तो 1685, ये 8 1680। देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कैटेगरी मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट आ सकता है, बट ये है कि थोड़ा सा वैरायटी अलग है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है, ठीक है। करके जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं करके जाओगे फिर तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। 17 फिर वही वेव वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ अपना आंसर सॉल्व कर लो। 18 नंबर देखो, कह रहा है साउंड वेव्स ट्रेवल्स कर रहा है 350 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल कर रहा है, V1 है। V2 कितना है, वार्म में चला गया तो 3500 मीटर पर सेकंड, यानी कि एयर में इतना ट्रेवल कर रहा है और ब्रास में इतना ट्रेवल कर रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ द अकाउस्टिक वेव इंटर द ब्रास फ्रॉम द वार्म एयर, इसमें वेवलेंथ λ1 कितना दिया है 700, नहीं वेवलेंथ हमको बतानी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी थी कितनी 700, तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी दे दिया हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और इसी याद रखना फ्रीक्वेंसी
जब दिया है तो फ्रीक्वेंसी का हमको रोल क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी का रोल कुछ है क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपन वेलोसिटी। तो लेमडा इंटू वेलोसिटी आ गया तो तुम्हारी क्या मतलब हुई, लेमडा ऑफ, अरे फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज दी, वाइज फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी ना, 700 हर्ट्ज का 700 हर्ट्ज रहेगी, तो लेमडा 1 अपन लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे मत करो, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, तो लेमडा 1 अपन B1 इक्वल टू लेमडा 2 अपन B2 कर दो। लेमडा 1 कितना है बताओ, लेमडा एयर को लेमडा मान लो, B1 कितना है 350, लेमडा 2 को x मान लो, और ये B2 कितना है 3500, तो ये हो गया कितना 10 बार में कटा, x का वैल्यू आ गया 10 लेमडा, यानी जो दूसरा है 10 लेमडा हो गया, 18 का C इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ C, 10 लेमडा से बढ़ गया 18 का C, रुक जाओ 18 का C है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, होमवर्क दिया था मैंने लेकिन फिर मैंने काट दिया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा कि a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो वेव वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा अपन के, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ए ओमेगा होती है, ये तो होती है। तो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ वेव लेंथ पूछ रहा है, तो ओमेगा से ओमेगा खत्म हो गया, 1 के इक्वल टू हो गया 1 अपन ए, एम्पलीट्यूड हो गया ना के इक्वल टू 1 अपन ए, तो के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू 1 अपन ए, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई ए हो गया। 19 का सी, 19 का सी देखने में छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आधे लोग की हालत ख़राब कर देगा ये। तो के इक्वल टू क्या है 1 अपन ए, यहाँ से ओमेगा देखो कह रहा है कि वेव वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के होती है, और कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ए ओमेगा होती है, दोनों को बराबर करो इक्वेट करो, के का वैल्यू 1 अपन ए आ गया, यानी 2 पाई लेमडा इक्वल टू 1 अपन ए हो गया, लेमडा वैल्यू क्या आ गया 2 पाई इंटू ए आ गया, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे लिए होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है कि पॉइंट सोर्स है इक्वली इमिट कर रहा है डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, नॉन ऑब्जर्विंग मीडियम है, 2 पॉइंट पी और क्यू में कहाँ है, पी है क्यू है 2 है 3 पे है। इंटेंसिटी बता दो, तो I1:I2 जो होती है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है इनवर्सली पोस्ट क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो I1:I2 क्या होगी 3 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर, यानी कि 9:4 का रेशियो आएगा। सी 21 का सी, 21 का सी, ठीक है। 22 तुम्हारे लिए होमवर्क है, 22 तुम्हारे लिए होमवर्क है, वेलोसिटी अब पूछ रहा है, वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के होती है ना वे वेलोसिटी, तो ओमेगा बाई के यहाँ से निकाल देना बस। 23 कह रहा है कि एक ट्रांसवर्स का वेव है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू y0 sin 2 पाई बाई लेमडा bt माइनस एक्स का है, ठीक है। कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, यानी ये तो पहले हमारा क्या दिया है, ये हमारा क्या दिया है पहले बताओ, ये हमको दिया हुआ है पहले डिस्प्लेसमेंट, पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी y0 और साइन 2 पाई, यानी y0 की जगह जो साइन 2 पाई भी तो वो आगे आ जाएगा 2 पाई अपन लेमडा y0 2 पाई बाई, सही है ना 2 पाई बाई लेमडा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बीटी माइनस एक्स, सही तो होगा, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 1998 के लिए अच्छा क्वेश्चन है। पहले डिफरेंशिएट कर लिया हमने, इसको वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी इक्वल टू y0, साइन के टर्म आगे आ जाता है 2 पाई बाई लेमडा, और साइन का कॉस होता है बीटी माइनस एक्स, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि कब ये वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम हो जाए, कब एकदम ये मैक्सिमम हो जाए, कब एकदम ये मैक्सिमम हो जाए, तो ये बताओ। कह रहा है कि किस लेमडा के वैल्यू पे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए। कुछ फंसा हुआ पैर में, रुक जाओ, ठीक है, इसको मैक्सिमम कर दो ना, dv बाई डिवाइड, इसको मैक्सिमम करोगे तो क्या आएगा बताओ, मैक्सिमम करने पे सारा तो हट जाएगा ना, मैक्सिमम करने का मतलब क्या होगा, सबको हटा दो, इसको बचेगा क्या y0 2 पाई अपन लेमडा, और ये किसके बराबर है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी क्या है, 2 टाइम्स वेव की वेलोसिटी क्या है, 2 टाइम्स वेव की वेलोसिटी क्या है 2v। बस अपना आंसर यहाँ सॉल्व कर दो। क्या पूछा है, लेमडा वैल्यू पूछा है, तो 2 से 2 काट दो, लेमडा वैल्यू कितना हो जाएगा पाई y0 बाई बी, वेलोसिटी कितनी है 2 है ना, पाई y0 बाई पाई y0 हो जाएगी, नहीं 2v है ना, 2v से 2v कट जाएगा, सही बात है, 2v से 2v कट जाएगी, पाई y0। 23 का डी दिया है, 23 का डी दिया है, सही है, 23 का डी है, ठीक है।
ट्रांसवर्स वेव है, सारी चीज़ें तुम्हें बता दिया हूँ। ट्रांसवर्स वेव था, पहले वाई था, डिस्प्लेसमेंट था, पहले उसको कन्वर्ट करो वेलोसिटी में, फिर इसको मैक्सिमम करना। वेलोसिटी का मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कुछ भी हो, यानी कॉस फंक्शन साइन फंक्शन था बता दो, मैक्सिमम मत रखो, ठीक है। 2π/λ कर दो यहाँ से, ये अपना करके अपना सॉल्व कर लो। 24 नंबर तुम्हारे लिए होमवर्क है, 25 नंबर तुम्हारे लिए होमवर्क है। स्पीड वगैरह पूछ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन को बार बार करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है वेलोसिटी 330 है, पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव पूछ रहा है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो पहले यहाँ से लेमडा निकाल लेते हैं, क्या करना है, लेमडा क्या होता है 2π डेल्टा फाई इंटू एक्स। 2π डेल्टा फाई कितना है बताओ, फेज डिफरेंस कितना का 1.6 पाई का, डेल्टा एक्स कितना, पाथ डिफरेंस कितना 40 सेंटीमीटर, 40 × 10⁻² मीटर। तो ये कट गया 2 से 0.8 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 40 × 10⁻², 8 × 10⁻1, 10⁻1 बचा, ये 8 बचे 40 बचा, यानी 5 × 10⁻1 यानी कि 0.5 आ गया। कितना आ गया 0.5, ये हमारा लेमडा आ गया। हमसे क्या पूछा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी अपन लेमडा। वेलोसिटी कितनी होती है 330 अपन लेमडा कितना है 0.5 यानी कितना हुआ 660 हर्ट्ज। क्या है यार, कुछ क्वेश्चन है क्या? 26 का सी। 27 देखो, कह रहा 5.5 मीटर का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जब मास ऑफ 0.03। देखो लेंथ कितना है 5.5 मीटर है, मास कितना है 0.035 kg है। टेंशन अगर स्ट्रिंग में कितना है 77 न्यूटन है, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है √में t/μ होता है। इससे आसान क्या लोगे, टेंशन कितना है 77 है, म्यू इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास कितना है 0.035 इंटू लेंथ चला जाएगा ऊपर यानी कि 5.5 मीटर। सॉल्व कर लो इसको, क्या करना है कितना आएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27 का ए 110 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर लेना, ठीक। तो सॉल्व कर लेना। 28 का देखो, अगर एम्पलीट्यूड को तुमने 2a कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1/4 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल क्या होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगी। तो अगर तुमने एम्पलीट्यूड को 2a कर दिया तो इंटेंसिटी I1:I2 का रेशियो क्या होता है A1/A2 का होल स्क्वायर। तो A1 कितना था, ये था, अब तुमने 2a कर दिया स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया I1:I2 यानी कि I2 कितना हो गया 4I1 हो गया, ठीक है। ट्वेंटी 28 का इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विल डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4। कैसे इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, ये सी दिया हुआ है, डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ ए। कैसे यार, इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल टू एरिया का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं I1:I2 करूँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज डबल्ड and the frequency is reduced to 1/4। frequency is reduced to 1/4। एक काम करना है इसके लिए, ये ले लो होमवर्क में, ठीक है। तो अभी मैं सोचूंगा, फिर ऊपर फॉर्मूले देखूंगा, फिर लेट हो जाएगा। ये होमवर्क ले लो, कर लेना, ठीक है। इसका आंसर सी दिया है, एक बार चेक कर लेना क्यों दिया है। मुझे लग रहा है इंटेंसिटी को उसने I= 2πf² जो फॉर्मूला था ना ऊपर एक 2πf, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेना, ठीक है। इंटेंसिटी अगर मैं A² कर रहा हूँ तो 4 गुना बढ़ रहा है, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग बाई फैक्टर 4 दिखा रहा है। 28 का सी मैंने लिखा हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा तुम चेक कर लेना ना। 29 देखो, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है बताओ, गामा p/ρ होती है इसका फॉर्मूला, डेंसिटी पे और इलास्टिसिटी पे। 29 का बी, ठीक है। अब देखो हमारे पास अब 5 पेज है हमारे पास, पाँचों हमारे क्या है जेईई मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, लेंथ कितना है 1 मीटर है, मास कितना है 5 ग्राम है, फिक्स है दोनों एंड पे। देखो जब दोनों एंड पे फिक्स होता है तो किसकी तरह काम करता है, ओपन आर्गन पाइप की तरह। तो कह रहा है स्ट्रिंग इज सेट टू एक्सटर्नल वाइब्रेटर, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 100 हर्ट्ज दी है। कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव नोड बता दो, सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव नोड मतलब जो भी नोड बन रहा है उसके बीच का सक्सेसिव नोड बना दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे। पहला तुमने देखा दोनों फिक्स, दोनों एंड पे फिक्स है, यानी कौन सा है ओपन ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा NB/12, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तुमको पहले से दी हुई है 100, यही तो होगी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू NB/12। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दी है 100, एन का वैल्यू हमको निकालना है 2, और लेंथ की वैल्यू तुम क्या निकालोगे, लेंथ की जगह कैसे लिखोगे B/12। भी टेंशन
अपन म्यू, टेंशन अपन म्यू होता है ना, टी अपन म्यू, यानी कि टेंशन अपन मास पर यूनिट लेंथ, नीचे लेंथ कट जाएगा, तो टेंशन अपन मास, टेंशन कितना है 8 न्यूटन, मास कितना है 5 × 10⁻³ तो ये स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ना करो पहले, ऊपर ले जाओ n/2, ये हो जाएगा 8000 अपन 5 1600 हो जाएगा, 1600 कितना आएगा 40 आ जाएगा, 40 इंटू n/2 = 100, 40 × n = 200, n का वैल्यू 5 आ गया, n का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर उसका 100 हर्ट्ज था, यानी 1 2 3 4 5 सक्सेसफुल नोड, 1 2 3 4 5 बनेंगे, यानी कि n का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 आ गया तो कितने बन जाएंगे, 5 आ गया तो 100 में से 500 / 5 20 आ जाएगा इसका आंसर। जेमेन 2019 का क्वेश्चन है, 20 इसका आंसर आ जाएगा, जेमेन 2019 का क्वेश्चन है, कर लेना ठीक। 26 हो गया। 25 है, कह रहा है कि क्लोज ऑर्गन पाइप फंडामेंटल, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन 2019 का ही है, कह रहा है क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज है, नंबर ऑफ ओवरटोन कितना होगा। तो बाबू जब फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज मतलब कितना है 1500 हर्ट्ज है, तो नंबर ऑफ ओवरटोन कितना होगा ऑर्गन पाइप अगर हेयर करेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20000 हर्ट्ज, तो 2n+1 इंटू फ्रीक्वेंसी, यही तो होता है, कितनी होती है 20000 हर्ट्ज, 20000 हर्ट्ज ये तो होगी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20000, तो 2n+1 f 1.5 4.5 n का वैल्यू आ जाएगा कितना 20000। क्लोज ऑर्गन पाइप है 1500 हर्ट्ज है। देखो यार सुनो, 1500 हर्ट्ज है, पहला 1 3 5 7 9 ऐसे रेशियो में होता है, दूसरा बनेगा 4500, 15 5 7500, 7 15 7 100 500, 15 9 135, 15 11 15 दाम 15 9 15 × 11 जो कितना होता है 15 × 11 1 5 5 55 55 5 10 6 600 15 × 15 ना 15 5 1 6 1 1 1650 और 11 के बाद 13, जब 13 बनेगा तो कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 15 × 13 कितना होगा भाई 13 × 15 रुक जाओ 195, यही तो बनेगा ना, पहले 1500 बनेगा, फिर 4500, फिर 7500, फिर 7500, फिर 10000, फिर 13500, फिर 16000, फिर 19000। तो कह रहा है बता दो नंबर ऑफ ओवरटोन्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ओवरटोन्स कितने बनेंगे, हार्मोनिक्स देखो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे हार्मोनिक बन गए, 7 हार्मोनिक बन गए, तो ओवरटोन कितने बन गए बताओ 6 बन गए। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम 2n+1 f = इतना लगा लेते अपना, तुम्हारा यहाँ से भी n का वैल्यू आ जाता 6 आ जाता। ठीक, दोनों में से कहीं से कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो 25 हो गया। 28 नंबर कह रहे टेंशन बता दो, टेंशन = क्या होता है, टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है, टेंशन वेलोसिटी = क्या होता है √T/μ, तो v का स्क्वायर इंटू म्यू अगर कर दूंगा तो टेंशन आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी = ω/k, ओमेगा कितना है a sin ω/t 450 अपन के कितना है, k = कितना होता है 2π/λ, तो kx, k का वैल्यू कितना दिया 9 दिया है, कितना 50 यानी कि 2500 इंटू म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि 5 ग्राम दिया, 5 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किस में, 5 ग्राम को कन्वर्ट कर लूँगा 5 × 10⁻³ में, हमारा टेंशन हो जाएगा 25 5 125 12.5 न्यूटन 28 का भी। वेलोसिटी = क्या होगा भाई T/μ होगी, टेंशन v स्क्वायर इंटू म्यू हो जाएगी, b वेलोसिटी, v वेलोसिटी कैसे निकालोगे ω/k से, यहाँ निकाला 50 50 का स्क्वायर करके मैं सॉल्व कर दिया, तो 28 का b, 28 का है
28 का बी है, ठीक है। ठीक 37 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2020 का जेमेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है यूनिफॉर्म थिन रोप है, थिन रोप है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर है और 6 kg इसका मास है। उसके नीचे 2 kg का हम लोग मास उसने फ्री एंड पे हमने अटैच कर दिया। ट्रांसवर्स वेवलेंथ अब 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का वेवलेंथ हम लोगों ने प्रोड्यूस किया जो लोअर एंड पे था और ऊपर तक गया। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव ट्रेन व्हेन इट रीचेज द टॉप, यानी कि अभी यहाँ आ जाएगा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा। तुम्हें फॉर्मूला भी मैंने बताया था, वेवलेंथ अगर नीचे से ऊपर तक चला जाए, देखो मैं दिखाता हूँ। रुक जाओ, वेवलेंथ नीचे से ऊपर चला जाए तो रूट में 4L/g उसको टाइम लगता है, तो हमको टाइम की ज़रूरत है नहीं। वेलोसिटी x/g होती है, टेंशन चलो इसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐसे निकालेंगे। चलो ठीक है ना। तुम्हें मालूम है फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होती है। तो जब वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होगी तो वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट में टी के बराबर होती है, t/μ होती है ना, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू लेमडा है और वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू रूट में टी है, ठीक है। टेंशन है तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वेवलेंथ ऑफ वेव ट्रेन, वेवलेंथ ही तो पूछ रहा है, तो λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू रूट में t1 अपॉन रूट में t2, ठीक है। तो रूट में t1 कितना होगा, पहला टेंशन कितना था, पहला टेंशन कितना था बताओ, पहला टेंशन कितना था, पहला टेंशन कितना था भाई, t1 कितना है, बारह मीटर 6 मीटर ना, 12 मीटर है और 6 सेंटीमीटर उसका वेवलेंथ दिया है। तो कह रहा है λ1 अपॉन λ2, तो λ2 यहाँ से क्या हो जाएगा, λ2 हो जाएगा क्या, λ1 इंटू रूट में t2 अपॉन t1। λ1 कितना दिया था 6, t2 कितना है, t2 2/8 होगा ना, 8/2, 8/2, ठीक है। t2 कितना होगा 8 होगा ना, अरे 2 ये था 6 ये था, 8 हो गया सेकंड केस में। और पहले केस में जब ये नहीं लगा था तो फिर क्या था 6 था बस, तो 8/2, ठीक है, सही है। तो 6 × 2 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कम से कम एक बार लगा लेना। मैं कैसे लगाया हूँ, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाने का मन नहीं कर रहा, बार बार मैं खुद इरिटेट हो जा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन को 50 बार लगाने के लिए। ये क्वेश्चन खुद तुम्हारे नीट में मैं करा चुका हूँ, नीट वाले जो कल पार्ट 1 आया था उसमें मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी सुपर इम्पोज कर रहा है अनदर वेव के साथ, तो फॉर्म कर रहा है स्टेशनरी वेव सच दैट पॉइंट x इक्वल टू 0 इज नोड। जैसे नोड आया तो इक्वेशन उस दूसरे वेव का इक्वेशन पूछ रहा है, तो जहाँ पे तुम्हारा नोड बन गया वहाँ पे कह रहा है कि दूसरे का बता दो, तो जहाँ पे तुम्हारा नोड बनता है वहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट साइन लगेगा एम्पलीट्यूड के आगे। यानी ये कॉस था, ये सब ये साइन तो पॉजिटिव में ख़त्म है और कॉस का कॉस ही रहेगा, ये साइन वाला भी खत्म। तो या तो माइनस ए कॉस ही होगा या तो माइनस ए कॉस ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अपोज हो गया ना, सुपर इम्पोज हो गया, मतलब उल्टा सीधा चलेगा, ऐसे सुपर इम्पोज हुआ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर सुपर इम्पोज हुआ, तो प्लस वाला भी माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हमारा मतलब साइन ऑफ टोटल का इन्वर्स करो, नेगेटिव का प्लस, प्लस का माइनस करो, और जो बीच में kx माइनस ओमेगा टी था उसको भी प्लस करोगे, रिवर्स करके जोड़ोगे, ठीक। टेंशन पूछा है तो तुम बता ही दोगे टेंशन में क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इफ द स्ट्रिंग इन द रेजोनेंस विद द कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब रेजोनेंस ऑफ द कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 420 490 डेल्टा एफ कितना होगा, 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 70 इक्वल टू क्या होता है 1/2L रूट में t/μ, ये तो होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2L रूट में t/μ, बस अपना पुट कर दो। लेंथ पूछा है तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 1/140 रूट में टी, टेंशन कितना है 540 अपन म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि 6 × 10⁻3, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 6 × 9 = 54, 90, यानी कि 9 × 10⁻4 हो गया रूट में, यानी कि 3 × 10⁻² निकल जाएगा इंटू 1/140, ये तो हुआ। तो कर लो अपना 300/140, यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2.14, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। तो ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको भी करा देता हूँ, साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि बाकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 27 तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2004, ये देखो, ये मैंने ये जहाँ बना दिया, इसका मतलब क्या हो, तुम्हारा माइंड थोड़ा सा इसमें लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन भी तुम्हें दिया हूँ, क्योंकि इतना क्वेश्चन कराने के बाद 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ, 120-130, ये क्वेश्चन तो कर सकते हो। ठीक, ये हमारा खत्म है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। देखो कह रहा है कि ऑर्गन पाइप है क्लोज एट वन एंड, यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, वाइब्रेटिंग एट इज फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि वन कितना होगा V/4L। एंदर पाइप P2 बोथ एंड पे ओपन है, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप है, वाइब्रेटिंग इन द थर्ड हार्मोनिक, यानी 3B/2L है। रेशियो ऑफ लेंथ, यानी लेंथ L1:L2 बताना, तो क्या करना है यार, V/4L1 इक्वल टू 3B/4L2, 2L2, और क्या है, तो 4L1 है, अरे यार V/4L1 इक्वल टू 3B/2L2, तो B से भी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा कितना, L1/L2 इक्वल टू कितना होगा, 1/6, 16 का C। ठीक, तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया, हमने सारा चीज़ें कंप्लीट करके रख लिया। ठीक है, अब हमारे पास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, आज हम लोग 8 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसकी सारी थियरी याद करा दूंगा, सारे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करेंगे। ठीक है, थियरी की वीडियो तुम्हें 9, 9:30, 10 बजे तक मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो तुम्हें कल मिल जाएगी। ठीक, 10 टॉपिक करेंगे जिसमें पूरा मॉडर्न होगा, बस सेमीकंडक्टर को छोड़ के, और ऑप्टिक्स होगा। ठीक, तो ऐसे करके 8 टॉपिक, 7 टॉपिक जो भी होंगे हम लोग कंप्लीट करके ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये वाली वीडियो मैंने फ्री कर दी है। ठीक है, आज वाली वीडियो मैंने फ्री करी है, तो आराम से देखो, बाकी अगर बैच लेना होगा तो ले लेना, कोई महंगा नहीं है, 200 रुपये क्या ही होता है यार। एक बता रहा हूँ तुम्हें, एक लड़की ने मैसेज किया था कि भैया कितने का है, तो मैंने बोला 2 लाख, तो हंसने लगी, बोला कि सच बताइए कितने का है, मैंने बोला 200, तो कह रहा 200 में तो, कह रही 200 में तो कैसे मिल जाएगा, 200 में तो कोई बैच ही नहीं होता। तो फिर मैं उसको फिर मैं बोला यार 200 ही है, तो कह रहे कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, दूसरे भैया तो मतलब लग तो नहीं रहा भैया आप, मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं, ग्रुप में भी डाला था मैंने, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 200 में भी इतना अच्छा कंटेंट तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो चलो आराम से पढ़ाई करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।